अभी हमें प्राकृतिक खेती करनी है। क्या करनी है? प्राकृतिक खेती। तो प्रकृति को समझना पड़ेगा, और प्रकृति को समझना है तो जिनसे प्रकृति बनी, ऊर्जा, अणु और जीवाणु, इनको समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? ऊर्जा को, अणु को, जीवाणु, क्योंकि इनसे ही बनी है। इस ऊर्जा विज्ञान को आज तक किसी ने ठीक से समझा नहीं। समझा पश्चिम के देशों ने, आइंस्टीन ने समझा, निकोला टेस्ला ने समझा, उन वैज्ञानिकों ने समझा, तो इससे, इस विज्ञान से उन्होंने कई चीज निकाल ली। हमारे पूर्वजों ने समझा, और कितनी बारीकी समझ थी। कई बार मैं जब पुराने ग्रंथ पढ़ता हूँ तो कई हतप्रभ रह जाता हूँ। तो मैं आपको जो है ऐसे हतप्रभ रहने वाले कई अभी आपको दृष्टांत दे रहा हूँ। तो सबसे पहले ऊर्जा, अणु और जीवाणु। मैंने बताया जीवाणु 1 ग्राम में कितने हैं? 20 करोड़। और अणु 1 ग्राम में है 2 के आगे 26 शून्य लिखोगे इतना। 2 के आगे कितना शून्य लिखोगे? 26। इतने अणु हैं 1 ग्राम मिट्टी में। 2 के आगे शून्य शून्य कितने बार लिखोगे? 26 बार। इस संख्या को बोल सकते हो क्या? इतने अणु हैं। और एक अणु में, कितने अणु में? एक अणु में 200 TNT की एनर्जी है। कितना है? 200 TNT। कितना है? 200 TNT। और जो हाइड्रोजन बम होता है वो 200 TNT का होता है। हिरोशिमा में एटम बम गिरे थे, वो 15 TNT के थे। हिरोशिमा में जो बम गिरा, जो एक शहर बर्बाद किया, कितना TNT का था? हाइड्रोजन बम होता है 200 TNT का। और एक अणु में कितनी एनर्जी है? 200। तो अभी 2 के आगे 26 शून्य लिखोगे, इतने अणु की में कितनी एनर्जी होगी? अब सोचो, एक इतनी सी मिट्टी में, चने के एक दाने में, पानी के एक बूंद में, सब अणु से बने हैं। हमको दिख रहा है पानी का बूंद है, चना का दाना है ना, या मिट्टी है। सब अणु से बने हैं। सब में 2 के आगे 26 शून्य लिखोगे, इतने अणु हैं। और इतने अणु में कितनी एनर्जी है? इतनी एनर्जी है कि शायद 1 लाख साल हम चंद्रमा की यात्रा करें, खाना खा उधर जाए, सैर करने, वापस खाना खाने इधर आए, 1 लाख साल भी करेंगे तो उसकी एनर्जी खत्म नहीं होगी। इतनी एनर्जी 1 ग्राम मिट्टी में। कितना बड़ा संसार है। 20 करोड़ बैक्टीरिया 1 ग्राम मिट्टी में, कितना बड़ा संसार है। हम कोई नियम बनाए, कानून बनाए, जीवन शैली की पद्धति बनाए, तो इनको ध्यान रख के बनाना चाहिए, क्योंकि आबादी किसकी ज्यादा है? हाँ, जीवाणुओं की ज्यादा है। और हमारे पूर्वज इसको जानते थे, इसलिए जितने भी नियम कानून बनाए, खान पान, रहन सहन, आचार विचार बनाए, वो सब इनको ध्यान में रख के बनाए। सब कुछ इनको ध्यान में रख के बनाए थे पूरी जिंदगी। वो चाहते तो वायुयान सबको दे सकते थे, हर आदमी वायुयान से घूमता, लेकिन कुछ विषय ही नहीं। क्यों? उनको पता था अगर सब आदमी घूमने लगेंगे तो आकाश तक तो खत्म हो जाएगा। वो चाहते तो ट्रैक्टर भी बना सकते थे, उससे बड़े, आज जो है इससे बड़े बड़े। अगर बना सकते थे, इसका सबूत क्या है? सबूत है एलोरा का मंदिर। किससे बना? वो काले पत्थर से बना, जिसको आज का विज्ञान ठीक से काट नहीं सकता। ब्लास्ट का फोड़ तो सकता है ताकत लगा के, पर काट नहीं सकता। वो ना केवल काटा, बल्कि उन मूर्तियों में जान फूंक दिया। जो हाथी क्रोध में तो दिख रहा है, क्रोध में, जो खुश है तो खुश है, और अंदर भी काटा। ये बताओ, किसी पत्थर को काटा जाए और थोड़ी सी गलती हो जाए तो पूरा काम खत्म हो जाएगा ही नहीं हो जाए? गलती की एक भी गुंजाइश हो सकती है क्या पत्थर काट के मूर्ति बनाने में? नहीं। हमारे अनिल जागलान जी ये लकड़ियों से कई चीजें बनाते हैं। मेरे जैविक जीवन शैली विज्ञान मिशन की जो मेरी योजना है, सब व्यक्ति जैविक जीवन जिएंगे, उसके बहुत बड़े पार्ट है हमारे अनिल जागलान जी। खड़े हुए भैया अनिल जी। ये अनिल जागलान नहीं है, जैविक जीवन शैली विज्ञान का विचार है, व्यक्ति नहीं है, विचार है। झोंक दे इन्होंने। कितने साल से लगे हो? 3 साल। झोंक दिया। 3 साल पहले मेरी ट्रेनिंग में आए थे। जिस ट्रेनिंग में धनखड़ जी भी आए थे, उसी ट्रेनिंग में ये भी आए थे।
जहां मैं जाता हूं बिना सूचना के आ जाते हैं। आज भी मेरे को बताई नहीं, आ गए, बैठिए आ जाइए। तो ऐसे लोग चाहिए जुनूनी। ये लकड़ी की कंघी बनाते हैं और कई चीज, ये जो कप बना इन्होंने ही बनाया है, ठीक है। आप प्लास्टिक में पानी पीजिए, फिर देखना आपके शरीर में क्या होता है, और इसमें पीजिए, अभी दिखाता हूं प्रयोग करके। ऐसी कई चीजें बनाए। मैंने विचार रखा, इन्होंने विचार को मूर्त रूप दे दिया। मेरे लिए वो आदरणीय है। तो ऐसे जो है कि हमको जो है इस विज्ञान को समझ के इसके आधार पर खेती करना, इसके आधार पर जीना, और इसी जीवन के आधार पर पीढ़ी बढ़ाना, बच्चे पैदा करना है। मैं फसल सुधार पर करता हूं, मेरी पत्नी नस्ल सुधार पर करती है। जैसा बच्चा चाहिए वैसा मिलेगा। आंखें बड़ी चाहिए, भुजाएं लंबी चाहिए, है ना, जैसा चाहिए वैसा मिलेगा। जैसे श्रवण कुमार बनाना है श्रवण कुमार बने, अभिमन्यु चाहिए अभिमन्यु बने। बस इस विज्ञान, ऊर्जा विज्ञान, अणु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान के अनुसार से जीना है, बच्चे पैदा करना, खेती करनी। तो मैं आपको आज जो है इस विज्ञान के आधार पर खेती, और इस विज्ञान के आधार पर की गई खेती ही प्राकृतिक खेती है। ऐसा नहीं आपने धतूरा मदार करंज को घोल लिए, उबाल लिए और फिर स्प्रे कर रहे, वो आप प्राकृतिक है। समझ गए कंसेप्ट को? कंसेप्ट क्लियर है ना? अब प्राकृतिक खेती का कंसेप्ट बता रहा हूं। जो जीवाणु जिसको अणु दे, जिंदगी, देखो जिंदगी बनती अणु से। जैसे हमारे शरीर में खून में आयरन होने चाहिए, हड्डियों में, आंख में विटामिन, तो आंख को विटामिन ए देने का काम जीवाणु करे, हड्डियों को कैल्शियम देने का काम जीवाणु करे, खून को आयरन देने का काम जीवाणु करे। उसका जीवन है प्राकृतिक जीवन। पौधे को नाइट्रोजन देने का काम राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, पौधे को फास्फोरस देने का काम पीएसबी करे, पौधे को फल फलाने का काम केएसबी करे, पौधे में फूल लाने का काम फूल लाने वाला जीवाणु लेके आए, ठीक है। पत्ते को हरा करने वाला जीवाणु हरा करे उसको। तो जीवाणु दे अणु तो है प्राकृतिक। आप दे रहे हो तो चाहे आप कैसे भी करके, तो मेरे पास 150 फार्मूले, एक फार्मूला हमारे श्री कृष्ण शर्मा जी बना के लेके आए, जबरदस्त है। भस्म रसायन लाए, स्प्रे कर दो 0.5%, पत्ता हरा कच्च हो जाएगा। उसमें एक भी नाइट्रोजन नहीं है, पर पत्ता डार्क कच्चा, हरा कच्चा हो जाएगा। तो ये अभी ये कर रहे हैं, तब तक ये कर रहे हैं, अभी आप प्राकृतिक है। जिस दिन ये भी करना बंद कर दिए, अभी इसलिए कर रहे हैं, देखो हमको ग्लूकोज चाहिए। क्या चाहिए? ग्लूकोज की कमी हो जाए मेरे शरीर में, या आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी हो गई, तो डॉक्टर आएगा तो सबसे पहले बॉटल लगाएगा, हाँ कि ना? भाई आप बोल नहीं सक रहे हो, देख भी नहीं सक रहे हो, ग्लूकोज सब ठीक है आपका, कार्बोहाइड्रेट मतलब आपका जो है विटामिन ए है, आपके में आयरन है, कैल्शियम, सब शरीर हट्टा कट्टा है, बस ग्लूकोज नहीं है। तो ग्लूकोज की कमी होगी तो डॉक्टर आके बॉटल लगाएगा, वैद्य आके क्या करेगा? नींबू नमक शक्कर का घोल देगा, ठीक है। और खाने लायक हो गए तो आपकी पत्नी सब्जी बना के देगी, मूंग की दाल और उसमें हल्दी मिर्ची डाल के, उससे आप क्योर हो जाओगे। तो ग्लूकोज आपकी पत्नी ने जो दी, खिचड़ी बना के दी, उससे भी ग्लूकोज मिला, नींबू नमक शक्कर से भी मिला और बॉटल से भी मिला। पर बिना ग्लूकोज के आप रह सकते हो क्या? तो अभी कब कितना कौन सा ग्लूकोज देना है, यही विज्ञान है। आदमी जब खाना, आंख बंद है, दांत बंद है, वो पी नहीं सकता, उस समय आप नींबू नमक शक्कर का घोल पिलाओगे क्या? उस समय एमबीबीएस डॉक्टर ही लगेगा, जो सीधे सिरिंज अंदर डाले और ग्लूकोज का 4 बॉटल चढ़ा दे। 4 बॉटल चलते ही बोलने लग जाएगा, 5वें चलेगा उठ के बैठेगा, 6 लगेगा ना दौड़ने लगेगा। तो जब वो चमत्कार को नमस्कार कर ले, हमारे शेषन कुमार जी नमस्कार कर ले इसको, यार ये तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं भाई, ठीक है, और रोज 6 बॉटल लगाएं। क्या लगाएं? रोज भैया 6 बॉटल लगाओ, तब मैं जाऊंगा काम करने। तो क्या होगा? शेषन कुमार जी का जीवन 2 साल रहेगा। कितने साल? 2 साल से ज्यादा वो व्यक्ति जी नहीं सकता जो रोज बॉटल लगाएगा।
ग्लूकोज तो मिल रहा है लेकिन जलोढ़, पानी की मात्रा बढ़ जाएगा, अनबैलेंस होगा, मर जाएगा। और नींबू नमक शक्कर से लोगे तो भैया हमको नहीं करना, हम स्वदेशी वाले हैं। अगर हम स्वदेशी अगर ऐसा हो और वो आदमी नींबू नमक शक्कर पी नहीं सकता तो फिर वो मरने की तैयारी करे। क्या की तैयारी करे? फिर ना स्वदेशी रहेगा ना विदेशी रहेगा, मर ही जाएगा तो कुछ बचेगा क्या? बचेगा? लेकिन अगर पीने लायक हो गया तो बॉटल मत लगाओ, आप क्या लगाओ? नींबू नमक शक्कर का घोल पियो। लेकिन नींबू नमक शक्कर का घोल पी के आप ग्लूकोज लोगे तो 20 साल से ज्यादा नहीं जियोगे। कितने साल से? 20। और आप जो है सब्जी चावल खा के ग्लूकोज लोगे तो आप 80 साल जियोगे। क्या? लेकिन वो सब्जी चावल ऑर्गेनिक होगा तब, वो केमिकल होगा तो 50-60 साल ही जियोगे। लेकिन आप जो है सब्जी चावल के बजाय फल से ग्लूकोज लो, क्योंकि फलों में ग्लूकोज कितना होता है? प्रचुर होता है और निरापद होता है, दोष नहीं होता। अन्न में तो दोष होता है। तो आप 120 साल जियोगे। कितने साल जियोगे? 120। और यम नियम आहार विहार प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि 8 प्रक्रिया के आधार पर जियोगे। यम यानी क्या खाना, नियम यानी कैसे खाना, आहार मतलब पंच महाभूतों का आहार, विहार मतलब कृषि करना, और प्रत्याहार मतलब हर अंगों को जीवन, ध्यान धारणा समाधि। तो ऐसा है जीवन प्राकृतिक, जितने ज्यादा आप प्राकृतिक हो जाओगे उतना ज्यादा आयु बढ़ेगा। आपको जीवाणु देने चाहिए अणु हमको। तो ये बताओ फलों में क्या होता है भाई? आप जो आम का रस पीते हो ना, उसमें जीवाणु हैं कितने? 1 ml में 20 लाख से ज्यादा हैं। और वही जीवाणु खट्टे आम को मीठा कर देते हैं। दुनिया में कोई लैब नहीं जो खट्टे को मीठा कर सके, चाइना में भी नहीं। बना सकता है कोई लैब खट्टे को मीठा करने का? ये जीवाणु 2 दिन में खट्टे आम को क्या कर देते? क्या टेक्नोलॉजी है भाई, खट्टे को मीठा। तो जीवाणुओं का संसार बहुत बड़ा है। ये संसार जो हमको दिखाई दे रहा है ये 4% है। दिखाई देने वाला संसार कितने प्रतिशत है? 4। हम तुम पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, चूहे, बिच्छू का खरगोश और बंदर, सब ये 4% है। पेड़ पौधे सब 96% इस प्रकृति में बैक्टीरिया है, फंगस है और वायरस है। कितने प्रतिशत? मेरी आवाज केवल आप नहीं सुन रहे, वो भी सुन रहे हैं। और जैसा आप खुश हो रहे हो वैसे वो भी खुश हो रहे हैं। उनको लग रहा है हाँ पहली बार हमारी बात करने वाला कोई व्यक्ति आया है। हर साल आप उन जीवाणुओं को जुताई करके उनकी कॉलोनी तहस नहस कर देते हैं। या हर जून में ईश्वर एक बड़ा हल चला दे। यार आदमी हल चला चला के परेशान, चलो मैं चला दूं बड़ा हल, भगवान बलराम उधर से चला दे ऐसे, तो क्या होगा? आप सब भगवान बलराम को कोसने लगोगे। जिंदगी में एक बार बड़े मुश्किल से आपने क्या बनाया है? घर बनाया है। ऐसे जीवाणुओं की संसार है मिट्टी में। भगवान जब सतयुग में जुताई नहीं होती थी खेती करते समय, और सतयुग में कल्प वृक्ष जैसे वृक्ष थे, जितना चाहो उतना फल देते थे। त्रेता युग में पहली बार जुताई राजा पृथु ने किया, और शायद वो राजा जनक उन्हीं के वंशज थे। पहली जुताई का वर्णन राजा जनक से मिलता है, और वो जुताई अकाल पड़ने के बाद किए थे। क्यों? अकाल पड़ेगी तो जमीन क्या हो जाएगी? सख्त हो जाएगी। तो अकाल पड़ा तब हल आया, उसके पहले हल नहीं आया। तो हल समस्या के समाधान करने आया था कि सख्त हो गई मिट्टी तो अब चीरा तो लगेगा ना, और उन्होंने चीरा लगाने को कहा। फिर भगवान बलराम तक मिट्टी इतनी सख्त हो गई कि भगवान बलराम ने 8 हल को सर्वोत्तम हल कहा। 8 बैलों को, इधर 4 बैल इधर 4 बैल। तो भैया जुताई जब जरूरत बहुत ज्यादा मिट्टी सख्त हो गई तब 8 हल के आए कि जो 8 हल से खेती करेगा वो सर्वोत्तम है, जो 6 से करेगा उत्तम है, जो 4 से करेगा वो सामान्य है, और जो 2 हल बैल से करेगा वो पापी है। कहा वृक्षायुर्वेद के हैं ये। और कलयुग में तो एक ही हल बैल से जुताई होने लगी, और फिर वो भी हट के ट्रैक्टर आ गया, और कितना बड़ा पाप हो गया। बार बार जुताई करने से
सूक्ष्म तत्व लीच होके नीचे चले जाते हैं, मतलब भारी तत्व आयरन, मैग्नीज, ठीक है, जिंक, कॉपर, ये कहाँ चले गए? छेंच के नीचे चलेगा भारी तत्व, और हल्के तत्व बह गए, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, ये क्या हो गए? छेंच में क्या बता? रेत, क्या बचा? और उसी में प्रयास कर रहे हो, और जितना ज्यादा रेत और मिट्टी का होगा, कॉम्पैक्टनेस और बढ़ गया, तो और फिर बड़े बड़े ट्रैक्टर आने लग गए। सूक्ष्म तत्व नहीं होंगे तो बीमारी होती है, ये भी सत्य है। जिंक नहीं होगा तो वायरस होगा ही होगा पौधे के अंदर। जैसे हम में भी कोरोना क्यों हुआ? जिंक नहीं है। जिनके शरीर में जिंक है उनको वायरस कुछ नहीं हुआ, इसलिए जो कोरोना हुआ उनको डॉक्टर ने क्या लिखा? जिंकोविट, वो लिखा, जिंक का कैप्सूल लिखा, वो दवा लिखा, और बच्चों को जिंकोविट लिखा जाता है। जिसमें आयरन नहीं होगी इल्ली आएगी, जिसमें सल्फर नहीं होगा उस पौधे में फंगस आएगा, और जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर नहीं होगा उसमें रसचूसक कीट आएगा। तो तत्वों की कमी से बीमारी बढ़ी, उपज भी घटी, दोनों नुकसान हुआ। तत्व की कमी, दोहरा नुकसान, बीमारी बढ़ी, उपज घटी। तो खेती का पहला अपराध जुताई है। हम जुताई जो है 2 साल बाद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी क्या होता है, हमको जीवाणु बढ़ाना है अंदर तक। क्या बढ़ाना है? तो अभी सख्त मिट्टी में जहां ऑक्सीजन अंदर जाता नहीं, जीवाणु बढ़ पाएंगे क्या? नहीं। तो मैं अभी आपको 2 साल तक जुताई करने के लिए कहूंगा, लेकिन अभी ये आप कर रहे हो जीवाणु बढ़ाने के लिए। अभी तक जुताई कर रहे थे जीवाणु हटाने के लिए, एरेशन के लिए बोलूंगा, करना है। लेकिन जब भी आप करोगे क्षमा मांग के करना, और क्षमा मांगने से कैसे धरती माता माफ करती है वो मैं यहाँ मंच से आज प्रयोग करके दिखाऊंगा। आपकी बात सब सुनते हैं, गंगा माता सुन रही है, यमुना सुन रही है, जो है नर्मदा जी सुन रही है, धरती माता सुन रही है, इंद्र सुन रहे हैं, ठीक है। ये सारे देवता आपकी बात को सुनते हैं। इस मंच पे प्रयोग कुछ लाए हो प्रयोग करने का कि नहीं लाए? लाए हो ना? अभी प्रयोग हम दिखाएंगे तो दिखाऊंगा आपको कि कैसे आपकी आवाज़ को माँ गंगा सुनती है। धीरे से बोल लोगे तब भी सुनेगी। बैठी कहाँ है? हरिद्वार में, गंगोत्री में। तो वापस हम आते हैं, ये जीवाणु ही जीवन देते हैं, तभी प्राकृतिक होगा। ये जीवाणु खेत में स्टेब्लिश करने का काम करना पड़ेगा। और जब तक मिट्टी में अणु नहीं है, क्योंकि लीच होके बह गए, अंदर चले गए या बह गए, तो जब तक मिट्टी में अणु नहीं आते तब तक अणु देना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जब तक मिट्टी में जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम अपने आप अंदर से निकलने शुरू नहीं होते तब तक आपको ऊपर से डालना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना? और 2 साल में ऐसा हो जाएगा। जिस दिन आपके खेत में केचू आ गया सफेद रंग का, मैं सभी तरह के केचुए निकालना जानता हूं, 15 फुट नीचे का भी केचुआ निकालना जानता हूं। आप भोजन दो जी सबको, सब आएंगे, यहाँ शक्कर रखो, चींटी वहां से इधर आई चली आएगी, आएगी नहीं आएगी? तो भोजन दो, आप उन केचुए का भोजन डालो। और ये छोटे छोटे यूनिट पहले मैं लगवाता था, फिर वो आसमान से गिरा तो खजूर में अटका वाली बात हुई, तो ये फार्मूले फिर अभी बंद कर दिए। 2009 में लगवाया बहुत से किसान को, केचुआ पैदा करो खेत में डालो। फिर हमने कहा खेत को ही केचुआ पैदा करने की इकाई बना दो। तो सफेद केचुए जिस दिन आ गए आपके खेत में, इतने मोटे होते हैं, इतने लंबे होते हैं, कुछ इतने लंबे होते हैं, कुछ ये लंबे भी होते हैं। जितने लंबे हैं उतनी गहराई में रहते हैं, और जितनी गहराई से केचुआ ऊपर आएगा जुलाई में, अगस्त में, उतने अंदर की मिट्टी ऊपर लाके छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? क्योंकि केचुए क्या करते हैं, नीचे की ऊपर की मिट्टी, नीचे की मिट्टी खाते खाते ऊपर आएंगे, ऊपर की मिट्टी खाते खाते नीचे छोड़ेंगे। तो जितनी गहराई से ऊपर केचुए आएंगे, सूक्ष्म तत्व आएगा कि नहीं आएगा? 6 इंच नीचे तत्व मिलने शुरू हो जाते हैं। पोटास पर्याप्त है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर और नीचे जाएंगे तो जिंक है, फिर और नीचे जाएंगे तो आयरन है और बोरान है।
ये मिट्टी का नाम ही है, मिट्टी है नहीं क्या, सिलिकॉन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक, कैल्शियम, इसी का नाम तो मिट्टी है। जितना नीचे से केचुआ हर साल ऊपर आएगा, जिस दिन ये ऊपर आने लग गया उस दिन आपने गंगा नहा लिया, अब आपका कुछ नहीं डालना, अणु भी नहीं डालना। पर ये केचुए आएंगे जीवाणु खाने आते हैं, ये अणु खाने नहीं आते। केचुआ जीवाणु खाने आता है ऊपर मिट्टी में। केचुए का भोजन है जीवाणु। जहां जितने जिस मिट्टी में जितना अच्छा जीवाणु होगा, सुगंध का जीवाणु होगा, सुगंध का केचुआ आएगा, सफेद वाला। दुर्गंध आप डालोगे तो दुर्गंध का केचुआ आएगा। अभी कई किसान दुर्गंध का घोल डालते, मेरे से कहते मेरे खेत में बड़े केचुए हैं। मैंने कहा उपज बढ़ी क्या, बताओ। नहीं बढ़ी। बीमारी है कि नहीं, बताओ। है। मैं गड़बड़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बोले गुरुजी कुछ तो गड़बड़ है, बता दो क्या सही कर रहे हैं। दुर्गंध का घोल डालोगे, दुर्गंध का केचुआ आएगा। ये संसार में दो, सुगंध का संसार अलग है, दुर्गंध का संसार, दोनों संसार अलग अलग है, एक दूसरे से किसी की कोई मैचिंग नहीं है। तो सुगंध का जो घोल डालो, सुगंध का बैक्टीरिया बढ़ेंगे और उस बैक्टीरिया को खाने केचुआ आएगा। और जिस दिन केचुआ आ गया उस दिन अणु डालना बंद, क्योंकि सारे अणु मिट्टी के नीचे हैं। अभी पता है वैज्ञानिक क्यों गहरी जुताई बोलते हैं? क्योंकि वैज्ञानिकों ने देखा गहरी जुताई जब होती है तो नीचे की 9 इंच की मिट्टी क्या हो जाती है, तो 2-4 साल अच्छी फसल मिल जाती है। और आपने रिकमेंड कर दिया करो। अब वो 9 इंच में भी खत्म हो जाएगा। फिर आज मैं गया तो एक किसान है, उन्होंने कहा गुरुजी हमने तो 4 फुट मिट्टी काटने वाला लाया है, बड़ा वाला औजार, एक ही लगता है, पूरा काट देता है, और हम ये करते हैं ना, उसके बाद फसल बढ़ गई। मैंने कहा अच्छा दिखाओ जरा। ये तलवार लगा एक तो, किसके पीछे? ट्रैक्टर के पीछे। काट देता है पूरी, और काट देगा तो अंदर से कहीं ना कहीं तत्व तो ऊपर आ जाएंगे। तो 2 साल, फिर उसके बाद 200 साल के लिए वो खेत छोड़ना पड़ेगा, एबंडंट, अनुपयुक्त हो जाएगा। कितने साल के लिए? 200 साल में प्रकृति फिर ठीक करेगी उसको। तो जितना ज्यादा खेती की जुताई होगी उतना सर्वनाश है। वापस मैं आता हूं कि हमारे जीवाणु जो है मिट्टी में बढ़ा, उसको खाने केचुआ आएगा और केचुआ अणु देगा, तो इससे भी मुक्त हो गए। अब ये बस बचा ऊर्जा विज्ञान। और 1 ग्राम मिट्टी में कितनी ऊर्जा है? कितनी है? अनंत। एक अणु में है 200 TNT। तो वो ऊर्जा निकालो। ऊर्जा निकालने के लिए 2 सबसे सरल हमारे पास स्रोत हैं। एक है गाय का घी और दूसरा है चावल। आपको ऊर्जा निकालने के लिए केवल अग्निहोत्र के पात्र में गाय का घी और चावल ठीक सूर्योदय सूर्यास्त में डालना है, बस। बहुत ऊर्जा निकलेगी, जबरदस्त ऊर्जा प्रकट होगी। और वो ऊर्जा आपके फसलों को इतनी ताकत दे देगी कि आप रासायनिक खेती से 10 गुना ज्यादा उत्पादन ले सकते हो। 1 एकड़ में कितनी जगह किया जाएगी? 10 एकड़ में एक जगह करना है, 10 एकड़ में ठीक है? एक जगह बता रहा हूँ अभी। तो पड़ोसिया को भी जाएगी कौन का? हाँ, पड़ोसी को जाने दो। एक ग्राम चावल, एक चुटकी चावल में इतनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो अभी देखो, ये समस्या अपने आप हल, ये समस्या अपने आप हल। और ये जो है ऊर्जा वो कितने से मिल रहा है? 1 चुटकी चावल और 1 बूंद घी। ये मैंने डाला आज ही, डॉक्टर साहब ने दिया था, डॉक्टर साहब ने दिया था, मैंने डाला आज ही। ये मेरा तो बड़ा है जी। हाँ? रुई की फसल है ना करने की, हाँ। मेरे से बड़ी है ये, पड़ोसी है मेरा। हाँ। डॉक्टर तो साहब अब ने दिया ऊर्जा, था। आपने ऊर्जा दिया इनने कितना ही है, और हाँ। रिजल्ट आ गया। हाँ जी। तो अभी तो आप मेरे 10 में से एक ही फार्मूला कर रहे हाँ हो जी। ऊर्जा। जिस दिन 9 और कर लोगे उस दिन कहोगे भैया और बढ़ गया। अरे मैंने 4-6 सक्सेस स्टोरी डाली है। 6 महीने में 6 फुट का आम। कई लोग कह रहे हो ही नहीं सकता ऐसा। हर पत्ते में लौकी 1000, हो ही नहीं सकता ऐसा। अरे भाई आप इस विज्ञान पे चलो, वो चमत्कार होंगे जो किसी ने सुना नहीं, देखा नहीं। तो वापस मैं अभी यहाँ से शुरू करता हूँ बताना। अभी तक तो केवल भूमिका बता रहा था, पर भूमिका में मोटा मोटा आप समझ गए होंगे बात। प्राकृतिक खेती का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? मोटी मोटी आ गया कि सारा काम बैक्टीरिया करते हैं।
किसान करता है क्या? किसान ने बैक्टीरिया को भगा के, केचुए को भगा दिया सिंगल सुपर फास्फेट डाल के। जैसे सिंगल सुपर फास्फेट डालोगे केचुआ कांप जाता है, एसिड है वो। तो सिंगल सुपर फास्फेट डाला, केचुआ दुम दबा के भाग गया, नीचे छुप गया 10 फुट जाके नीचे। और किसान ने अपने कंधे पे ले लिया, मैं जुताई करूंगा तू भाग। अब कर जुताई, लाओ डीजल लाओ, ट्रैक्टर लाओ, नाइट्रोजन देने का काम मैं दूंगा, बैक्टीरिया का तू भाग, फास्फोरस मैं दूंगा, पोटास मैं दूंगा। यार कितना दोगे? पहले विज्ञान कहता था 16 तत्व, फिर कहा 21, अब कहता है 33। मैं कहता हूं 108 तत्वों से प्रकृति बनती है। कितने तत्वों से? 108। हाँ। अभी आप लोगों का गेहूं अच्छा हो जाता है, पता है क्यों? गेहूं को 4 ही तत्व चाहिए, बाकी नहीं रहेगा तो वो दिखेगा ऐसा ठोस, अंदर कुछ नहीं, जिंक नहीं है गेहूं में, आयरन नहीं है, ठीक है, मैग्नीशियम नहीं है, फिर भी गेहूं का दाना बढ़िया दिख रहा है। क्योंकि गेहूं अगर नहीं भी है तो भी दाना बना देता है। इसलिए कुछ साल गेहूं लगा के आप पैसा तो कमा सकते हो, फिर गेहूं भी बंद हो जाएगा। गेहूं केवल फास्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए, थोड़ा सा जिंक मैंगनीज चाहिए, हो गया काम। जिंक भी नहीं, मैंगनीज चाहिए, हो गया काम। धान भी ऐसे ही है, कुछ तत्वों से ही पक जाती है, पर जो मल्टीविटामिन फसलें हैं वो नहीं पक सकती। सेब, किन्नू, संतरा, मौसम्बी, नींबू, ये मल्टीविटामिन है, इनको ज़्यादा तत्व चाहिए, 35-40 तत्व चाहिए। तो अभी ये जो है, हाँ गन्ना भी आप लोग इसलिए ले रहे हो, गन्ना भी केवल फास्फोरस और पोटास चाहिए बस। पोटास है, मीठा हो गया गन्ना, फास्फोरस है, ये लंबा हो गया। 4-6 तत्वों में ही गन्ना दिखने लगता है। गन्ना तो घास की प्रजाति है, वो ले भी लेता है लड़ झगड़ के, क्योंकि घास और गन्ना एक ही प्रजाति है। तो जहाँ घास हो जाता है वहाँ गन्ना भी हो जाएगा। इसलिए कुछ लोगों के यहाँ तथाकथित प्राकृतिक खेती में थोड़ा उत्पादन गन्ने का बस मिला है, बाकी किसी फसल का ठीक नहीं मिला। तो वापस हम आते हैं, हमको ये ऊर्जा विज्ञान से मैं शुरू करता हूँ। बताओ इसको, बताओ ऊर्जा विज्ञान। सर अगर ये होता है, एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहेगा। साइड में मानो हम प्राकृतिक खेती करते हैं और बराबर के किसान अगर केमिकल खेती पे हैं। आप ये प्रश्न सब लिख के रखो ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि आप प्रश्न करोगे विषय बदल जाएगा। आपको विषय सुनना है कि उत्तर सुनना है? बताओ। आप पूरा लिख के रखो, मैं मेरे टॉपिक को कंप्लीट करके आगे बढ़ता हूँ। बाद में ले लेंगे, मेरे टॉपिक को बैठ जाओ, कंप्लीट करके आगे बढ़ता हूँ। मेरा टॉपिक कंप्लीट होगा, अभी मैं ऊर्जा आया ही नहीं, एक एक टॉपिक। और मेरे पास जो है देखो 3-3:30 बजे तक का समय है, ठीक है। आप प्रश्न बस लिख के रखिए, मेरा जैसी विषय खत्म होगा प्रश्नोत्तर में सारी चर्चा करेंगे, फिर आप प्रश्न करोगे तो मेरा भी जो है चेंजेस होता है। वापस बढ़े, अभी मैं ऊर्जा विज्ञान पर आ रहा हूँ। किसमें? ऊर्जा। ये सारी प्रकृति ऊर्जा से बनी है। किससे बनी है? ये सारी प्रकृति किससे बनी है? ऊर्जा से। हम तुम पेड़ पौधे सब ऊर्जा से बने हैं। सब सहमत हैं इस बात से? क्योंकि इतना बार बोल दिया गया है कि अब सब सहमत हो गए। अब जो है दूसरा, सब ऊर्जा पाने के लिए ही मेहनत करते हैं, चाहे खाते हो, पीते हो, सोते हो, जगते। सोते काहे के लिए? ऊर्जा पानी। पानी भी आप ऊर्जा के लिए, प्यास बुझना सेकेंडरी है उसका। अगर आप पानी पीते जा रहे हो, पेट भर गया और प्यास नहीं बुझी, मतलब ऊर्जा नहीं है पानी में। तो आप प्यास के लिए पानी पीते हो, प्यास बुझती ऊर्जा वाले पानी से, जिसमें एनर्जी होती, उसी पानी से प्यास बुझता है। हाँ कि ना? खाना भी एनर्जी के लिए खाते हो, यानी टोटल इस प्रकृति में हर जीव एनर्जी पाने के लिए लगा हुआ है। उसी के लिए यम, नियम, आहार, विहार, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि 8 प्रक्रियाएं हैं। तो एनर्जी इतना ही नहीं, एनर्जी है इसलिए आप मुझे देख पा रहे हो, एनर्जी इसलिए मेरी बात आप तक जा पा रही है, नहीं तो मेरी बात आप तक। सूर्य के अंदर भयंकर बवंडर उठते हैं और परमाणु विस्फोट की आवाज कितनी होती है?
उसके 1 स्क्वायर फीट में, एक बार में, 1 स्क्वायर फीट एरिया में करोड़ों परमाणु विस्फोट होते हैं। उसकी आवाज आती है क्या हम तक? केवल सूर्य और उसका प्रकाश दिखता है, बस आवाज नहीं आती। क्यों? बीच में आवाज आने वाली एनर्जी नहीं है, क्योंकि एनर्जी 9 तरह की है। कितने तरह की है? 9। उसमें से एक एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चंद्र घंटा। ये चंद्र घंटा अगर हमारे और सूर्य के बीच में नहीं है, इसलिए वहीं की वहीं आवाज रुक गया। जिस पे आपका मोबाइल फोन चलता है, मोबाइल फोन किस एनर्जी से बसता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका हमारे पूर्वजों ने नाम दिया चंद्र घंटा। तो ये बताओ, जिस एनर्जी के कारण फोन में घंटी बजती है, उसका नाम चंद्र घंटा अच्छा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अच्छा है? तो हमारे पूर्वज साइंस को ज्यादा अच्छे से देखे कि आधुनिक विज्ञान देखे? और हमारे पूर्वजों ने चंद्र घंटा का ऐसा तस्वीर बनाया, देखो देखो उसमें ऐसा रहता है ना, आधा चांद ऐसा है कि नहीं है? आधा चांद है कि नहीं हमारे चंद्र घंटा देवी के सिर पे? और आधुनिक विज्ञान में वेव्स कैसा बनाता है? तो हमारे पूर्वजों ने ज्यादा अच्छे से देखा कि नहीं देखा? कितना सुंदर नाम दिया। ऐसे सारे जो 9 ऊर्जा हैं वही दुर्गा है। जो 9 ऊर्जा है वही क्या है? दुर्गा। तीसरी ऊर्जा के बारे में बता दिया। ये ऊर्जा को बताने के लिए मुझे 15 घंटे चाहिए। कितने घंटे? 15। मैं एकदम आपको स्पष्ट बता दूंगा कि जो 9 दुर्गा है वही ऊर्जा है। केवल एक ऊर्जा के बारे में बताए, चंद्र घंटा। इन्हीं ऊर्जाओं ने, 9 ऊर्जाओं ने पूरी प्रकृति को बनाया है। पहली ऊर्जा कौन सी है? शैलपुत्री। सारे ग्रह, अणु इसी ने बनाए और अणु से बड़े ग्रह बने। फिर दूसरी ऊर्जा कौन सी है? प्रथमम शैलपुत्रस्य द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। 9 दुर्गा उपवास नहीं रहते, सब यहाँ खा खा के जीने वाले लोग हैं, उपवास वाले नहीं है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी यानी जिसने जो है आकाश तत्व की रचना की, आकाश बनाई। दूसरे, पहली ने पृथ्वी, दूसरे ने आकाश। तृतीयम चंद्र घंटा, आकाश से पृथ्वी के बीच में जो है इलेक्ट्रो तरंग भेजने का काम, और जो नाद उत्पन्न करती है। तो तीसरी ऊर्जा के शामिल होते ही इसमें नाद उत्पन्न हुआ। तीसरी ऊर्जा। चतुर्थकम कुसमांडा, जिसने एक जो है पेड़ में, मतलब जैसे कद्दू का बेल हो, कुमड़ा जानते हैं ना, उसमें एक जैसे फल खिला दिया, कुसमांडा। पंचमम स्कंद माता, उसने जीवन दी। 5वीं ऊर्जा ने जीवन दी, इसलिए उसको स्पष्ट माता कहा हमने। ऊपर की 4 ऊर्जाओं को माता कहा क्या? 5वीं ऊर्जा को माता कहा, मतलब स्कंद माता, माता ऐसा बोलना पड़ेगा। 6ठी ऊर्जा कात्यायनी, उसने इकोलॉजी बनाई। 7वीं ऊर्जा कालरात्रि, जिन्हें पूरे ब्रह्मांड को संभाल ली, जिसको महाकाली कहते हैं। और 8वीं ऊर्जा महागौरी। ये 7 ऊर्जा जब धरती में खुद आई, जैसे आप बहुत अच्छा जो है 56 भोग वाटिका, मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ। आप 56 भोग वाटिका लगाओ और मर जाओ किसी कारण से, ये उम्र हो रही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपकी आत्मा वापस आए, नहीं मुझे तो इसका फल खाना बड़े बड़े प्रेम से लगाया है, तो आप एक रूप धरना ही पड़ेगा। तो जब ये पूरी प्रकृति बनी हमारी, तो खुद ये 7 ऊर्जाओं ने कहा मुझे जाना है, जीना है। तो ये 8वीं ऊर्जा फिर धरती पे अवतरण हुई। ये 8वीं ऊर्जा ब्रह्मा जी की सृष्टि से नहीं है, ये खुद अपना रूप रख के आई। और चूंकि ये अपना रूप रख के आई, तो 7 ऊर्जा साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो 8वीं ऊर्जा खुद आई, उसका नाम है महागौरी। महागौरी यानी गाय। तो गाय इस प्रकृति की चलती फुर्ती ऊर्जा पुंज है। और इसलिए जब ऊर्जा उत्पन्न करना था भगवान परशुराम को, तो उन्होंने गाय के पंचगव्य से ऊर्जा उत्पन्न करके नई सृष्टि, नए बीज बनाए। ब्रह्मा जी ने कहना पड़ा कि भाई तुम मेरे बराबर ज्ञाता हो गए हो। किससे कहा? भगवान परशुराम। कैसे ज्ञाता हो गए? अग्रस्तस् चतुरो वेदा पृष्ठतम ससरम धनु इदम ब्रह्मम इदम क्षात्रम सापदपि सरादपि। जब ये इतनी बड़ी उपाधि मिल गई, किसको? हाँ, अग्रस्त चतुर, जिसके आगे आगे 4 वेद। वेद मतलब क्या है? प्रकृति बनाने के नियम।
प्रकृति बनने के नियम का नाम है वेद। तो प्रकृति कैसे बनी ये उनके आगे आगे उनको दिख रहा है। जैसे आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन है, सब दिखता है कि नहीं दिखता? तो अग्रस्त चतुर्वेद पृष्ठतम सहस्रम धनु, उनके यहाँ पर धनुष है। इदम ब्रह्मम, ये ब्रह्मा भी है। इदम छात्रम, ये खत्म सृष्टि को खत्म करने वाले गुण भी है। शिव के गुण भी है और ब्रह्मा के गुण भी है। और सापदपि, ये बोल के भी खत्म कर सकते हो, मार के भी खत्म कर सकते हो। जब इतनी बड़ी उपाधि मिल गई किसको? तो ब्रह्मा जी को आके कहना पड़ा कि भाई मेरी सृष्टि की तू कुछ अब मत ले, तू मेरे बराबर जानकर तो बना तू। भाई दो बेटे जब बराबर के हो जाए तो पिता कहता ना अलग अलग हो जाओ, अपने अपने पुरुषार्थ से करो। तो परशुराम जी ने गाय के शरण में गए और इसके पंचगव्य से अग्निहोत्र करके 7 ऊर्जा उत्पन्न करके और अपने डीएनए को शामिल करके उन्होंने बीज बनाए। और कौन से बीज बनाए? केला चावल बनाया, केला बनाया, सुपारी बनाया, नारियल बनाया, हल्दी बनाया। कहाँ रहे के? केरल में। आज जो केरल है ना, वो किसी समय में धरती का डूबा हुआ भाग था। केरल की ऊंचाई और समुद्र की ऊंचाई बराबर है। एक थाली में पानी रखो, आधी थाली में भर जाए और आधी में ना भरे, ऐसा हो सकता है क्या? पर केरल में ऐसा हो रहा है। केरल की ऊंचाई और समुद्र की ऊंचाई बराबर है, पर पानी अंदर जा रही क्या? तो केरल में रह के उन्होंने ये बनाए, क्योंकि भारत की सृष्टि किसकी थी? ब्रह्मा जी की। धरती को शायद झुकाया और बनाया, वहां नए तरह के फल बनाए। उनकी पुस्तक है कृषि गीता, मलयालम में लिखी है, सॉरी परशुराम गीता मलयालम में। तो वहां की भाषा में उन्होंने ग्रंथ लिखा। और ये जो है, इसीलिए हम ब्रह्मा जी को कहना पड़ा तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि के बीज अक्षय रहेंगे। ये बताओ, केला सड़ता है क्या? चावल सड़ता है क्या? मोहनजोदड़ो के चावल अभी मिले हैं। मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता के चावल किसी पात्र में भर के और मिट्टी का उसका लेप लगा के आज भी ज्यों के त्यों मिले। चावल कभी नहीं सड़ता, पानी लगेगा तब सड़ता है। सुपारी नहीं सड़ता, केला नहीं सड़ता, हल्दी नहीं सड़ती, नारियल नहीं सड़ता। ये बीज किसने बनाए? इसलिए हम उनके जयंती को बीज जयंती के रूप में मनाते हैं। उनकी जयंती को आखा तीज के रूप में मनाते हैं। और उनकी जयंती में हल बैल की बीजों की पूजा करते हैं। भगवान परशुराम फरसे के अवतार नहीं थे, शक्ति के अवतार थे। उन्होंने शक्ति उत्पन्न किया, प्रकृति बनाने वाली। इसलिए क्योंकि प्रकृति बनाने वाली शक्ति छोटी है क्या? ये सारी शक्तियों के सामने कुछ नहीं है। तो ये अपभ्रंश। तो वापस में इसलिए कहानी को बताया कि ऊर्जा विज्ञान से आप नए बीज बना सकते हो। बहुत बड़ा विज्ञान है और बहुत सरल है ये बीज बनाना। जिसका चाहे उसका बीज बना सकते हो, जैसा रूप आपको। जो है शेर जो है क्या बोलते हैं, ये जो बच्चा पैदा होता है ना, तो नाभि से जुड़ा होता है कि नहीं होता है? उसकी जो नाल होती ना, आजकल डॉक्टर उसकी खून को रख के रख लेते हैं। क्या बोलते हैं उस खून को? कोई बता सकता है? नाल को रख के रख लेते हैं, प्रिजर्व कर लेते हैं, स्टेम सेल। और मान लो हमारे हाथ कट गए, पैर कट गए, गुर्दा खराब हो गया, तो स्टेम सेल से एक ब्लड निकालेंगे और ब्लड में डाल देंगे, नया गुर्दा बन जाएगा। जानते हो कि नहीं इस विज्ञान को? स्टेम सेल साइंस नहीं सुने? कोई नहीं सुना? तो हाथ तो उठाओ, मेरा समर्थन तो हो। हाँ, कम से कम इतने लोग हैं तो मैं सही बोल रहा हूँ, ये तो होगा। स्टेम सेल इतना पावरफुल होता है, नाल। इसलिए हमारे दादी आजी नाल को क्या करते थे पता है? कि ये जो है, ये आपका पपीता है ना, उसकी पुंगरी में डालते थे और पुंगरी को बांस के अंदर डालते थे और उसको मिट्टी में लेप करके रख देते थे सुरक्षित। और उसी नाल से बीज भी पैदा करते थे। और जो बच्चा पैदा हुआ उसके नाम से गेहूं, चना में और इसके नए नए बीज बनाते थे। इसलिए भारत में 35,000 धान की प्रजातियां बन गई। कितनी? और इतना ही नहीं, अरहर, मूंग, मटर, मसूर, जौ, जई, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, राई, धनिया, मेथी, सब्जी और फलों के अनंत अनगिनत बीज है। ये बीज बनाया है किसी ने, जंगली नहीं है बीज। अगर जंगली होते तो अमेरिका के जंगल में होते कि नहीं होते बीज? हैं क्या? हैं?
जापान के जंगल में है, रूस के जंगल में है, ये बीज हैं दक्षिण अफ्रीका और भारत के जंगल में, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका और भारत पहले एक ही कॉन्टिनेंटल जोन था, बाद में अलग अलग हुआ। तो ये बीज भारत में हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं, जिनको आपने बिसरा दिए, खत्म कर दिए। अब ये बीज बनाने के लिए किसी को फिर परशुराम बनना पड़ेगा। खत्म कर दिए बीज हमने। अभी मुझे आके धनगर साहब बता रहे थे कि इनकी बासमती 10 कुंटल से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होती और 2 किलोमीटर दूर महकता है। हैं ऐसी भारत में प्रजातियां थी, खत्म कर दी हमने। कि जिस घर में बारात शादी होती थी, अड़ोस पड़ोस के गांव तक खुशबू जाती थी। और एरिया के हिसाब से बिलासपुर के लिए विष्णुभोग, मेरे बालाघाट जिले के लिए चिन्नौर, सिवनी जिले के लिए जीरा शंकर, है ना, यहाँ के लिए उन्होंने बास मैत्री नाम था उस धान का, वो नाम बदलते बदलते बासमती हो गया। और इसका प्रोडक्शन पता है कितना है बासमती का? लिखा है मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में 44 कुंटल प्रति एकड़ धान पैदा होता था। कब आया था मेगास्थनीज भारत, कोई बता सकता है? हैं? 1720 के आसपास है। तो भैया मेगास्थनीज ने लिखा है भारत में 44 कुंटल पटना के आसपास। जो रासायनिक खेती सिखाने, यूरिया डीएपी सिखाने आया वैज्ञानिक पहला भारत में, अल्बर्ट हावर्ड, कोई बता सकता है कब आया? हाँ, उनकी पुस्तक है मेरी खेती का वसीयतनामा। 1906 में भारत आया था रासायनिक खेती सिखाने। वो रासायनिक भूल के जैविक खेती सीखने लग गया भारत का, और दुनिया का पिता हो गया जैविक खेती का। सीखा किन से? पटना के आसपास के अनपढ़ किसानों से, क्योंकि वो किसान वहां ये जीवाणु का घोल बनाते थे। भारत के प्राचीन ग्रंथों में बैक्टीरिया पैदा करने की सारी टेक्नोलॉजी है। तो वापस मैं आ रहा हूं ऊर्जा विज्ञान से, क्षमा चाहूंगा थोड़ी मैं बहका, वापस ऊर्जा विज्ञान पर आ रहा हूं। ये 9 ऊर्जाओं से प्रकृति बनती है। 9 ऊर्जा मैं नहीं सिखाऊंगा, इतना मान लो कि हैं। और ये ऊर्जा मिला करके सबसे पहले बनाते हैं त्रिदेव। क्या बनाते हैं? त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन। इसी से बना की नहीं पूरी प्रकृति। एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बन गया? हीलियम। 3 का जोड़ा बना तो लिथियम, 4 का जोड़ा बना तो बेरिलियम, 5 का बोरान, 6 का कार्बन, 7 का नाइट्रोजन, 8 का ऑक्सीजन, 39 का चांदी, 89 का सोना, यूरेनियम का 107, 8 कितने हैं पता नहीं। तो जितने ज्यादा जोड़े बनते चले गए, किसके? प्रोटॉन न्यूट्रॉन के। गुण धर्म बदल गया, किसका? अणु परमाणु का। 6 का जोड़ा है तो कार्बन काला, 7 का जोड़ा है तो नाइट्रोजन हवा में आ गया, 8 का जोड़ा है तो ठंडा हो गया, और 2 का जोड़ा है तो सूर्य बन गया। तो इसके जोड़े मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के जोड़े ने ही पूरी प्रकृति की माया उत्पन्न की है, यानी जो है, और विष्णु महेश इनकी जो है। और ये आप देखेंगे, ये आधुनिक विज्ञान भी कहने लगा कि न्यूट्रॉन के नाभिक से जुड़ा होता है इलेक्ट्रॉन। हमारे पूर्वजों ने कहा विष्णु की नाभि से जुड़ा होता है कमल, और वो ब्रह्मा जी उसके चारों तरफ घूमते हैं। कितना बढ़िया इमेजन दिया हमारे पूर्वजों ने, दिया कि नहीं दिया? सारे काम ये करते हैं। और इनके बढ़ते बढ़ते ये कितने हो गए? प्रकृति में कितने तत्व बन गए? और 108 तत्वों से पूरी सृष्टि बनी है। पेड़ पौधे सब इससे बने हैं। तो हमको पेड़ पौधे में चेंजेस करना है तो इस अणु विज्ञान को समझना पड़ेगा। अभी आप आए हो भैया, गन्ना ज्यादा 1000 कुंटल कैसे करें ये बताओ। तो इसलिए इस विज्ञान को वापस में यहीं छोड़ता हूँ। ये त्रिदेव ने पूरी प्रकृति बनाई, हमें अगर जाना तो यही। फिर इसके आगे क्या है कि ऊर्जा त्रिदेव। फिर ये है पंच महाभूत। पंच महाभूतों ने प्रकृति को बनाया है, इनको महाभूत कहा गया है। हम भूत यानी क्या समझते हैं? इमली के पेड़ में बैठा हुआ कोई है,
हाँ कि ना? जबकि भूत का मतलब होता है जीव। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा वेद गीता में, अन्नात भवति भूतानि, अन्न से जीवों की उत्पत्ति होती है। कहा कि नहीं कहा? तो उसने ये थोड़ा ना अन्न से इमली के भूत उत्पन्न होते हैं, उन्होंने कहा अन्न से जीवों की उत्पत्ति होती है। पर्जन्यात अन्न संभवा, कि पर्जन्य से यानी वर्षा होने से अन्न होगा। यज्ञानि भवति पर्जन्या, यज्ञ से वर्षा होगी। कहा यज्ञ से क्या होगी? और यज्ञानि मतलब पर्जन्यात यज्ञ संभवा, यज्ञ कर्म संभवा, यज्ञ आपके कर्म से होगा। मतलब आप कर्म करोगे तो यज्ञ अग्निहोत्र होगा, अग्निहोत्र होगा तो बारिश होगी, बारिश होगी तो अन्न होगा, और अन्न होगा तो जीव पैदा होंगे। अब भगवान कृष्ण को उस समय कैसे पता चला कि यज्ञ करने से प्रोपलीन गैस निकलती है? आज विज्ञान कहता है यज्ञ करने से प्रोपलीन गैस निकलती है, आधुनिक विज्ञान कहता है। भगवान कृष्ण को उस समय पता था। तो हमको काम यहां शुरू करना पड़ेगा यज्ञ से। क्यों? यज्ञ से एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपलीन ऑक्साइड, बीटा प्रापी ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड और ऑक्सीजन निकलता है। ये 5 गैसें पंच महाभूतों का शुद्ध करती, सजीव करती, शक्तिशाली करती है। ये पंच महाभूत शुद्ध, सजीव और शक्तिशाली ना हो, खेती अच्छी होगी क्या? नहीं होगी। तो हमको यहां जाके काम करना पड़ेगा। अभी भूमि नहीं रहा। पंच महाभूत यानी क्या? भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, पंच महाभूत यानी प्रकृति बनाने वाले पहले भूत, शुरुआती के 5 भूत। चूंकि ये प्रकृति बना रहे हैं इसलिए इनको क्या कहा? महाभूत का। ये त्रिदेव ने सबसे पहले पंच महाभूत प्रकट किया। और पंच महाभूत यानी संक्षिप्त में भूमि का भा, गगन का गा, वायु का वा, अग्नि का आ और नीर का ना। क्या बन गया? तो इस प्रकृति को किसने बनाया? किसने बनाया? भगवान ने। कितना सरल डिकोड किया हमारे पूर्वजों ने। हमको भगवान बनाया, सबको भगवान, क्योंकि पंच महाभूतों ने सबको बनाया। अभी हमारी खेती के पंच महाभूत डिस्टर्ब हो गए। भूमि डिस्टर्ब है, आप खुद दिखा रहे हो, पीएच बढ़ गया है, जिंक नहीं है, मैग्नीज। जब जिंक मैग्नीज जैसे मुख्य धातु ये नहीं है तो सूक्ष्म धातुओं का क्या हाल होगा? भूमि नहीं बची, वायु नहीं रहा, दुर्गंध में जी रहे हम। ये बताओ, दुर्गंध में अच्छे जीव आएंगे क्या? खराब ही जीव पैदा होंगे। अग्नि नहीं रहा, ठीक है, नीर नहीं रहा, पानी सब गड़बड़ है, कहीं टीडीएस ज्यादा है, कहीं पीएच ज्यादा है। तो हमारे पंच महाभूत जो पौधों को बनाएंगे वही गड़बड़ है। कहां से कभी नहीं फसल अच्छी हो सकती, यहां काम करना पड़ेगा हमको। तो अब मैं इसको ठीक करना बताता हूं आपको। मिटाओ, मेरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? धीरे धीरे क्लियर हो रहा है? Yes. हाँ। अभी हमको जो है पंच महाभूतों के विज्ञान को समझाने के लिए काम करना है। तो सबसे पहले भूमि के लिए हम काम करेंगे। किसके लिए? भूमि के लिए। भूमि के लिए। मेरी खेती का उद्देश्य पता है किसानों को, मेरी खेती का उद्देश्य पंच महाभूतों की साधना है। मैं यहाँ तक चल के आ रहा हूँ पंच महाभूत ठीक करने, भगवान को ठीक करने। आपको करोड़पति बनाने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं है मेरा इंटरेस्ट। पर पंच महाभूत ठीक कर लो, आप अरबपति हो जाओगे। मेरे को कोई कमीशन नहीं चाहिए उसमें। मेरा स्वार्थ है मुझे इस हरियाणा का पंच महाभूत ठीक करना। मैं भगवान की उपासना करने के लिए यहाँ दौड़े चले आ रहा हूँ। मुझे आपका हवा, पानी, भूमि ये ठीक करना है।
और ये ठीक हो गया तो फसल तो आपकी अपने आप हो जाएगी। ठीक है, तो मैं जिसके लिए आया हूं वो मुझे गुरु दक्षिणा दे देगा, कमीशन तो आपसे बनता है मेरा। ठीक है, दे देना, चाहे जितना देना हो। 2 साल बाद आऊंगा तो दे देना, मना नहीं करूंगा, दोगे तो दे देंगे जी, दे देंगे, हैं? दे देंगे जी। हाँ। चलो वापस बढ़ते हैं हम। तो वापस मैं आ रहा हूं कि पंच महाभूतों को ठीक करना है, तो भूमि को ठीक करना है। क्यों? आपने खराब कर दिया है। क्या क्या ये देखो, ठीक करना एक बार होगा कि बार बार होता है? कोई भी चीज को ठीक करना एक ही बार करना है। उसके बाद आपको ज्ञान दे दिया जाए कि तुमको मलेरिया मच्छर से हो रहा है, इससे बचो, और तुमने मच्छर का प्रजनन बंद करवा दिया, उसका टंटा ही खत्म कर दिया। टंटा खत्म करने यानी जहां मच्छर पैदा होता है उसको खत्म कर देना, तो दोबारा होगा क्या? तो मैं इलाज भी बता दे रहा हूं। मैं वो डॉक्टर नहीं हूं कि 3 इंजेक्शन लगाओ और 6 महीने बाद फिर आओ 3 इंजेक्शन लगाने। मैं आपको बताऊंगा कि मच्छर कहाँ पैदा हो रहे हैं। तो पहले मच्छर पैदा कहाँ हो रहे हैं ये बताऊं कि उपज ज्यादा बढ़ाना बताऊं, इलाज बताऊं, दोनों में से बताओ। कि मच्छर कहाँ पैदा हो रहा है ये पहले बता दो, और मैं बता दूं तो मेरी बात मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे? अभी मैं गुरुजी हूँ, मान लेना। अगर शिष्य के भाव से बैठे हो तो 100% मानोगे, और मुझे तौलने के भाव से बैठे हो तो नहीं मानोगे। क्यों? मेरे इक्वल हो आप, मेरे क्या हो? और इक्वल में बातचीत होती है, टॉक होता है। भारत में टॉक की परंपरा नहीं थी, भारत में गुरु शिष्य की परंपरा थी। गुरु बोलता था, शिष्य मानते थे। कोई उसमें किंतु परंतु था क्या? नहीं था। जो गुरु जितना विद्वान उसका शिष्य उससे ज्यादा विद्वान। गुरु गुड़ रहना पसंद करता था, शक्कर चेला शक्कर हो जाता था। तो मैं चाहता हूँ मेरे से ज्यादा। क्यों? मैं किसान नहीं हूँ, मैं किसान बना किसानों को किसानी सिखाने के लिए। अभी तो मेरी खेती मैंने भतीजे को दे दिया, तू कर। पर भतीजा क्या है, कभी ट्रेनिंग में नहीं आता। आएंगे क्या? उनको लगता है चाचा जी तो हमारे घर के हैं, हम कहें उनकी ट्रेनिंग में जाएं। तो शिष्य बना क्या भतीजा? तो आपसे आगे जाएगा क्या? तो सीखने के लिए गुरु शिष्य की परंपरा थी। गुरु हमारे परंपरा में गुरु जीवित व्यक्ति को कहा गया, किताबों को नहीं कहा गया। कहा क्या? गीता इतनी अच्छी किताब है, गुरु कहा उसको क्या? कहा। रामायण इतनी अच्छी किताब, गुरु कहा क्या? महाभारत अच्छी किताब, गुरु कहा क्या? गुरु तो उसको कहा जो जीवित है। हाँ कि ना? हाँ। तो अभी ये खेती का मान लो गुरु, चाहे आधा एकड़ वाला मान लो, पर जो मैं बोलता हूँ सेम करना, जो बोलता हूँ वो होना ही है। मैं बोलूंगा कि आप यहाँ 20 कुंटल चना होगा तो होगा, 18 कुंटल सरसों होगा तो होगा ही होगा। अगर नहीं होगा तो आप कुछ गड़बड़ी किए। देखो, शिक्षक तो पूरी चीज बताता है, कुछ टॉप में चले जाते हैं, कुछ मिडिल में, एक आध फेल भी हो जाते हैं। तो दोष गुरु का है क्या? हाँ, तो आप ठीक से, आपके मन का दोष है। स्पष्ट कहा हमारे ग्रंथों में, विद्या ददाति विनियम, विनियम ददाति पात्रता। ठीक है, और आखिरी में है धनात् धर्मात् तथा सुखम। धन धर्म और सुख ये कौन दिलाता है? विद्या। पैसा नहीं दिलाता, विद्या। जितना नॉलेज है उतना आपको आगे जाना है। ठीक है, तो इसलिए हमारे नॉलेज के लिए 25 साल के लिए गुरु के आश्रम में भेज देते थे लोग। 6 साल के बाद कब लौट के आते थे? उसके बीच में फोन लगा के पूछते नहीं थे हमारे बच्चे को भोजन पानी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। हमने पिछले साल गुरुकुल खोला, 1 साल में हमारे गुरुकुल के बच्चे 3-4 भाषाओं के जानकार हो गए। फर्राटेदार इंग्लिश, हरियाणा के भी 1-2 बच्चे हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लग गए, बढ़िया संस्कृत बोलने लग गए, हिंदी तो अच्छा सीखा ही गए। हम अगले 10 साल में उनको एक एक विषय के विद्वान बना के निकालेंगे। तो कृषि का विज्ञान विद्वान, तो कोई जो है हॉर्टिकल्चर का, तो कोई पशुपालन का, तो कोई जो है मार्केटिंग का भी निकलेगा उसमें से। हमने गुरुकुल खोला है, वही प्राचीन परंपरा की। ठीक है, हरियाणा के भी 3-4 बच्चे, उन बच्चों को लिखना नहीं आता था, कुछ बच्चों को तो फर्राटेदार इंग्लिश 1 साल में। क्योंकि आप भाषा जो है ना 3-4 महीने में सीख जाता है कोई भी व्यक्ति। ज़्यादा लगता है क्या?
हमने देखा वो बच्चा बोलना शुरू करता है और 3 महीने में सीखता है कि नहीं बहुत सारी चीजें। और अभी भाषा को बड़ा हवा बना दिया, अंग्रेजी बोलता है मतलब विद्वान आदमी। अरे 3 महीने में कोई भी अंग्रेजी सीख जाएगा। हमारे बच्चे 10 भाषा सीख जाएंगे गुरुकुल में। पिछले साल खोला है मैंने, ठीक है, ओम अष्टांग जीवन दर्शन गुरुकुलम। वापस हम चलते हैं, हमें भूमि को अच्छा करना है, ठीक है। तो भूमि को अच्छा करना है तो भूमि खराब क्या क्या है, क्योंकि पहले बीमारी का पता लगाओगे बाद में इलाज करोगे। वो अच्छा है कि इलाज कर दे बाद में बीमारी पता करें, पहले बीमारी। तो बीमारी क्या क्या है भूमि की बताओ। मिट्टी का पीएच, ठीक है, ईसी। ईसी का मतलब समझते हो, ईसी का मतलब समझते हो, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। जैसे हमने अगर इनका हाथ छुआ और इनके दिमाग को पता ना लगे तो गड़बड़ कितना है। मान लो मैं आपका सिर छुआ और इनको पता ना लगे कि मेरा किसी सेंस ऑफ ह्यूमर, तो गड़बड़ कितना है, बहुत बड़ा है। और इतना भी पता महिला ने छुआ कि पुरुष ने छुआ, ये भी एहसास होना चाहिए। और महिला ने छुआ तो किस उद्देश्य से, पुरुष से ने छुआ तो किस उद्देश्य से, गुरुजी ने छुआ तो कैसा, पिताजी ने छुआ तो कैसा, भाई ने छुआ तो कैसा। भाई इतना भी सेंस ऑफ ह्यूमर अगर अच्छा है तो वो इंसान को अच्छा माना जाएगा कि नहीं। तो ईसी का मतलब यही है, मिट्टी के हर बैक्टीरिया को पता होना चाहिए आपने खाद काय के लिए डाला, कौन से बैक्टीरिया को बुलाने के लिए डाला, ठीक है ना। आपने जुताई किया तो बैक्टीरिया को पता होना चाहिए। तो बैक्टीरिया की मतलब ईसी का मतलब यही है, बैक्टीरिया को हर जानकारी होना चाहिए। किसान ने खेत में कदम रखा और हर बैक्टीरिया को पता होना चाहिए हमारा किसान आ गया, इसका नाम है ईसी। ठीक होना चाहिए कि नहीं ईसी भी। फिर उसके बाद है ओसी यानी ऑर्गेनिक कार्बन। ओसी का मतलब है घर, बैक्टीरिया का घर, ऑर्गेनिक कार्बन। अगर कार्बन होगा तो बैक्टीरिया वहां रहेगा मजे से, कार्बन नहीं है तो नहीं रह पाएगा। तो कार्बन का भी होना जरूरी है कि नहीं। तो मिट्टी का पीएच यानी ताकत खींचने की क्षमता, मिट्टी का ईसी मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर, और ओसी मतलब बैक्टीरिया का घर। ये तीनों गड़बड़ है कि नहीं है। पीएच तो गड़बड़ है ही, 0.1% भी पीएच गड़बड़ है, 2 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। आपका पीएच अगर मिट्टी का 7.2 हो तो आपका ब्लड का भी 7.2 होना चाहिए। 7.3 होगा तो 2 साल में आप राम नाम सत्य। इतना महत्वपूर्ण है पीछे पीएच का। ये तीनों, पहला एक ही। दूसरा क्या गड़बड़ी है मिट्टी की, मिट्टी बहुत कठोर है, हाँ कि ना। आप क्या रेतीली, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कठोरता का। जैसे अगर जो है क्या बोलते हैं आपके शक्कर का ढेर हो, चीनी का ढेर, हाथ ऐसे करेंगे तो हाथ वापस आ जाएगा, हमको लगेगा चीनी क्या है, मुलायम है, पर मुलायम है क्या, चीनी का एक एक कण बहुत कठोर है। तो वैसे आपकी रेतीली मिट्टी कठोर हो गई है। आप हल जोतते होगे तो आसानी से चलता होगा, पर वो कण टूट रहे हैं। मिट्टी का कठोरपन नहीं टूट रहा है। आपने जो है रेतीली मिट्टी को चीनी की ढेर जैसा मिट्टी बना दिया। और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत काली मिट्टी को बहुत कॉम्पैक्ट बना दिया, ऐसा बिल्कुल चपाचप। 65 HP का ट्रैक्टर चलता है तब जोताई होती है। अब ऐसी मिट्टी में पानी अंदर जाएगा क्या, कीचड़ मचेगा, अंदर नहीं जाएगा तो अंदर गर्मी बढ़ेगी, वाटर लेवल अंदर नहीं होगा, भूकंप आएगा उस मिट्टी में, आगे चल के ज्वालामुखी फटेगा। और क्या होगा, कॉम्पैक्ट हो गया तो नीचे फंगस बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा फंगस बढ़ेगा, जितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा खरपतवार बढ़ेंगे घटेंगे, बढ़ेंगे घटेंगे बढ़ेंगे। फिर अंदर जड़ जा पाएगी क्या, नहीं जा पाएगी। बैक्टीरिया ठीक से रह पाएंगे क्या, सारी दिक्कत है सख्त होना। और एक बहुत बड़ी विडंबना है, ये मिट्टी सख्त है और आधुनिक विज्ञान उसको कहता है एल्कलाइन हो गया, क्षारीय हो गया। जबकि क्षारीय मिट्टी चूने उसके जैसा नमक के ढेर जैसा होता है। तो ये पीएच की परिभाषा भी बड़ी उठपटांग है आधुनिक विज्ञान की। नींबू का रस पियोगे तो आपका गैस खत्म होता है कि बढ़ता है, एसिड बढ़ता है कि घटता है, घटता है। तो उसको बोला जाता है नींबू के रस को एसिटिक, क्योंकि वो पीएच पे नापेंगे तो 2.7 आएगा, वेरी एसिटिक।
पर पियोगे तो प्रभाव अल्कलाइन का होगा। किसका होगा? अल्कलाइन। और जो अल्कलाइन है खाने का सोडा, उसको खाओगे तो ब्लड एसिडिक होगा आपका। तो हो गया ना उल्टा, मतलब खाने का सोडा खाओगे तो ब्लड क्या होगा? एसिडिक। और एसिडिक नींबू खाओगे तो क्या होगा? ब्लड अल्कलाइन। तो आपको नींबू को अल्कलाइन मानना चाहिए कि एसिडिक मानना चाहिए? गुण को महत्व देना चाहिए ना। उसी आधार पर मैं अभी कुछ रिकमेंड करूंगा। आधुनिक लोग उसको उसमें कहते भाई ये तुमने यहाँ एसिडिक चीज क्यों डाल रहे हो, जबकि पहले से एसिडिक है, या अल्कलाइन चीज क्यों डाल रहे हो, अल्कलाइन है। वापस में बढ़ता हूँ, मिट्टी की कठोरता, सख्त होना। तीसरी समस्या आपकी है मिट्टी में पानी का नहीं ठहरना। हाँ कि ना बताओ? मिट्टी में पानी नहीं ठहरता, पानी देते होंगे 2 दिन बाद सूख जाता होगा। हाँ हाँ हाँ, पानी नहीं रहता, नमी नहीं रहती, फिर सूख जा। हर 10 दिन में पानी देना पड़ता है, ठीक है। तीसरी समस्या है खेती की। चौथी समस्या है खरपतवार बहुत है, खरपतवार बढ़ना। हाँ कि ना? खरपतवार खेती को खत्म कर रहे हैं। जब मैं कृषि विज्ञान केंद्र में था मझगावा में, तब वहाँ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पीएचडी किया था खरपतवार पर। तो उस समय उन्होंने आकलन किया था कि हिंदुस्तान में खरपतवारों के कारण 57% खेती उपज घट रहा है। कितना परसेंट? ये उनकी पीएचडी थी 2008 की थी, 2007-8 की पीएचडी थी। अभी तो पता नहीं कितना प्रतिशत घटाना लग गया, यानी आधी उपज कर दिया, आधी से ज्यादा उपज कम। कौन कर रहा है? खरपतवार। कुछ लोग खरपतवार की पैरवी कर रहे हैं, होने दो खरपतवार, ऐसा बोल रहे हैं। पर किसान जानता है खरपतवार उगेगा तो उपज घटे। तो ये भी एक समस्या है। पांचवी समस्या आपके यहाँ फंगस की है। मिट्टी में फंगस कितना है? 1 ग्राम मिट्टी में, 1 ग्राम में कम से कम जो है 4 करोड़ फंगस की कॉलोनी है। और कौन कौन सा फंगस है? 4 तरह के फंगस मुख्य हैं। पीथियम यानी जड़ काला करना, पीथियम, और जो है पाइथोप्थोरा यानी सीधे वो गन्ने मतलब तने के अंदर जाता है और जहाँ से पानी ऊपर नीचे होता है ना, उसको ही गला देता है, काला कर देता है। खड़ा पौधा सूख गया, थोड़े पत्ते मुरझाए और 4 दिन बाद पूरा सूख गया, पाइथोप्थोरा अटैक। और एक बार पाइथोप्थोरा आ गया तो कोई नहीं बचा सकता। किसी ने बचाया पाइथोप्थोरा से? केवल हमारी टेक्निक से। एक किसान ने, हरियाणा के बलराज सांगवान जी ने अपना आड़ू और अमरूद का बाग बचा लिया। इनने तो जाके देखा है, आप तब थे, तब उनकी बाग खत्म हो रहा था। पाइथोप्थोरा से केवल अपनी टेक्निक से प्लांट बच सकते हैं इस फंगस से, बाकी नहीं। छठी समस्या आपके खेत में है कीटों की, यानी 2 तरह के कीट, रस चूसक कीट भी बहुत है, हाँ कि ना? और इल्ली कुतरने वाले कीट भी बहुत है। ये सबको आपको ठीक करना पड़ेगा, तब आप प्राकृतिक खेती में पहुंचोगे। भूमि का ये सब ठीक करना पड़ेगा। अभी आप ये मिट्टी कठोर है, आप बोलोगे साहब ठीक है मैं जुताई बंद कर रहा हूँ, फेंक किया और घर आके सो जाओ, होगा क्या? पूरे गांव वाले हंसेंगे, और इतने हंसेंगे कि कुछ समय बाद गांव छोड़ के जाना पड़ेगा। यार चलो मुंबई में नौकरी करते हैं। ऐसा ही हो रहा है जैविक किसान के साथ। उठ पटांग काम किया जैविक किसान ने। क्यों? रिसर्च ही नहीं हुआ जैविक खेती में। हुआ क्या रिसर्च? किसी नहीं। जब रिसर्च ही नहीं हुआ तो जिसने जो बोला वही करने लग गए। ना न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे ध्यान दिए, ना एनर्जी पे ध्यान दिए, ना बैक्टीरिया पे ध्यान। और पता है जिसने घूरे का गोबर डाला यानी रूढ़ी का गोबर, उसकी खेती और बर्बाद हो गई। परंपरागत खेती के नाम पे रूढ़ी का गोबर डाला तो और क्या हो गई? और बर्बाद हो गई, क्योंकि उसमें भयंकर फंगस, वायरस, व्हाइट ग्रब रहते हैं। बताऊंगा उसकी कहानी। अभी वापस आते हैं, ये सारे हमारे खेत में फंगस, वायरस है, इनको खत्म करना है कि नहीं? खत्म करना है। तो सबसे पहले ये तो पैदा क्यों हुए, इनके कारण को समझो।
कि पीएच हमने बताया है, आपके खेत का पीएच बड़ा है सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया और डीएपी के और जुताई, और ऑर्गेनिक कार्बन आपका घटा है खेत को जलाने के कारण से। या देखो पहले इतना इतना गेहूं का डंठल छोड़ देता था किसान, खेत में छोड़ता था कि नहीं छोड़ता था, और वही डंठल गल जाता था। अब इतना छोड़ने लगा तो ये गलेगा क्या? तो हमारे पूर्वजों ने सिखाया था भैया 4 उंगल छोड़ना। इतना क्यों छोड़े तुमने? सब हार्वेस्टर ने छोड़ दिया, मैंने कहाँ छोड़ा? अरे भाई हार्वेस्टर को बुलाया किसने? बुलाया किसने? किसान ने। आप इतना छोड़ो गल जाएगा, इतना छोड़ोगे तो गलेगा क्या? फंगस तो आएगा ही। तो हमने जलाना शुरू कर दिया, और आग जलाने से देखा फसल अच्छी होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि आग जलाने के बाद वहाँ कार्बन, मिट्टी में तो रहता ही है कार्बन, क्योंकि जड़ें रहती कि नहीं रहती, वही जड़ डिकम्पोज हो गया तो पौधा चल पड़ता है। लेकिन ऐसे हर साल होगा तो कुछ और घटना है आग जला मैं ये इसका मतलब ये नहीं आग जलाना है, क्योंकि शुरू में मिट्टी में शुरू में कुछ तो कार्बन था, 4-5 साल बाद जो है कार्बन खत्म ही मिट्टी का, फसल ही आनी बंद हो जाएगी, फसल में ग्रोथ ही नहीं होगी, पीला पड़ेगा। तो ये हो गया। तो अभी ये कठोरता भी जुताई का, अब इनको हल करना है तो लिख लो, फिर सब मैं बताऊंगा। ये पीएच, ईसी और कार्बन ठीक करना है तो आपको क्या करना है? या तो मल्चिंग करो, या तो क्या करो? आच्छादन करो। किसका? पीएच कितना होना चाहिए ये लिख दो साहब। सबका अलग अलग है। पीएच होना चाहिए 6.5 से 7.2 तक। ईसी भी 1 mH से कम होना चाहिए, हैश से। ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 मिनिमम, 1% इससे, अधिकतम 2, इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो मिट्टी में कार्बन बहुत बढ़ जाएगा, उपज घटने लगेगी। ठीक है, 0.5 से 1%। ठीक है, और ये जो है ईसीबी 1 के अंदर होना चाहिए, ऐसे इसको डंडे को रखते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ये तीनों काम ठीक करने के लिए पहला काम क्या करना है? आच्छादन करो। आच्छादन नहीं कर सकते तो तिल जमीन में बो करके तिल की हरी खाद करो। इसकी सन ढेंचा से भी 4 गुना अच्छा होता है। 1 एकड़ में 6 किलो तिल फेंको, और जब 45 दिन में इतना तिल हो जाए तो जमीन में गड़ा दो। गर्मी के दिनों में कभी भी ठंड में तिल C4 क्लास की फसल है, सफेद कर लो, ज्यादा अच्छा नहीं है तो काली कर लो, कोई बात नहीं। कभी भी तिल C4 क्लास की फसल है, कभी भी वो जनवरी और दिसंबर छोड़ के उग जाएगा। जब इतना हो जाए तो क्या करो? रोटावेटर से जमीन में गड़ा दो। अगर ये आपने कर दिया तो मिट्टी का पीएच और ऑर्गेनिक कार्बन आधा तो अच्छा हो जाएगा। एक बार और कर दो, पूरा अच्छा हो जाएगा। कुल 2 बार आच्छादन या 2 बार हरी खाद। मान लो गन्ना लगाए तो आच्छादन करो गन्ने के पत्तियों का, और गन्ना नहीं लगाए, गेहूं लगाए तो तिल बो के जमीन में गड़ा दो, फिर गेहूं या कुछ भी बो, बीच में कभी भी गैप करके। आच्छादन को क्लियर करना। आच्छादन यानी जैसे गन्ना लगाते हो तो उसकी पत्ती टूटती है, तो बीच में मल्चिंग कर दी है अपन ने, आच्छादन कर दी है। जैसे कुछ फसलों में आच्छादन, जैसे ज्वार बाजरा लगाओगे तो इनमें आच्छादन, ज्वार बाजरा में तो हो जाएगा, पर मूंग में होगा क्या? मटर में होगा क्या? मसूर में, चना में होता है क्या? नहीं होता। तो ऐसी फसल में जिसमें आच्छादन हो सकता है उसमें आच्छादन करो, आच्छादन नहीं हो सकता तो तिल बो, जमीन में गड़ा दो 2 बार। नहीं, अभी मैं प्राकृतिक की बात कर रहा हूँ, आप तो उधर कहाँ चले गए। तो आपको कार्बन बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? कार्बन बढ़ाना है। जिंदगी में 2 बार ये काम करना। किसकी जिंदगी में? हाँ, अब सुधर गया। खेत की जिंदगी 2 बार अपनी टेक्निक, बस। कोई बड़ा भारी काम है क्या? कभी भी कर लो जब फुर्सत हो। और बहुत दिक्कत है तो 2-3 एक फसल को ड्रॉ करो, आगे बढ़े। हाँ, रोटावेटर से जमीन में गड़ा दो। जी ढांचा भी बो सकते हैं इसकी जगह? हाँ, ढांचा नहीं, ढेंचा नहीं। ढेंचा के अलग काम है, तिल के। हमने भी 10 साल ढेंचा तिल बोया है। जब अकल आई तब जाके हमने बताया है। कितना बीज होगा? आगे बढ़े। हाँ, अच्छा, हाँ, ऐसा हो जाएगा। पेड़ वाली कोई भी फसल कर सकते हैं। हाँ, और पेड़ वाली कोई भी फसल
मतलब नहीं। तिल के अलावा और क्या बो सकते हैं? केवल तिल, कोई समझौता नहीं है। इसी तेल में क्या खास बात शक्कर के तेल पड़े खास बात है, तभी तो मैंने बताया और आज की बात है। देखो क्या होता है, हमको खेत में कार्बन गड़ाना है, कार्बन उड़ाना नहीं है। क्या है? देखिए कार्बन जो होता है ना, ये हवा की वस्तु है। किसकी वस्तु है कार्बन? हवा की। जब हवा में कार्बन रहेगा तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। तो हवा कहाँ रहता है? कार्बन कहाँ रहता है? हवा में। हमको कहाँ रखना है? जो आप दूसरी फसल बोगे तो उसकी जो पत्ती है वो गल के ऊपर आ जाएगी। वो कहाँ जाएगी? ऊपर आ जाएगी। तो अपन को मिट्टी में 0.5% या 1% करना है। तो ये जो तिल होता है ना, इसकी पत्ती मोटी होती है और छोटी तिल की पत्ती भी वयस्क होती है। क्या होती है? वयस्क होती है। छोटे भी पत्ती है वो भी वयस्कता रखता है पूरा। तो तिल जमीन में गड़ा, वयस्क कार्बन ही मिट्टी में स्थिर रहता है। अवयस्क कार्बन, अवयस्क समझ रहे हो ना, वो कच्चा कार्बन हवा में उड़ जाएगा। तो तिल का कार्बन ही जमीन में रहेगा। तीसरी बात, तिल में बहुत ज्यादा कार्बन मिलता है। गुरुजी एग्रीकल्चर वाले सारे टेंशन के पक्ष पे। अरे छोड़ो, मैं बता रहा हूँ ना, अभी गुरुजी मैं हूँ मैं हूँ गुरुजी, मेरी सुनो। कौन क्या बता रहे हैं? आप इसमें जाओगे, कौन क्या बता रहे हैं? भाई एग्रीकल्चर विभाग ने पीएचडी किया क्या? एग्रीकल्चर विभाग ने पीएचडी किया क्या जैविक खेती में? भाई एग्रीकल्चर वाले आपसे सीख के बता रहे हैं और थोड़ा बहुत एक दो लोगों ने कर दिया। मैं पीएचडी हूँ ना अभी, मैं बता रहा हूँ। वो छोड़ो, आप छोड़ो, वापस आइए और बताओ। हाँ, अभी क्या बताया मैंने? क्या बताया? तिल का। और सुनिए, तिल बड़ा सरल भी है, हर जगह उपलब्ध है। सन उपलब्ध नहीं है, ढेंचा उपलब्ध नहीं है। कहानी है भयंकर, बीज बहुत महंगे हो गए। इस साल तो सन 80 रुपये किलो हो गया। 120 रुपए दे रहे। अरे हमारे एफपीओ को 80 रुपए मिल रहा है हमारे 120 दे रहे। और वो भी साफ सुथरा नहीं। हम किसी को दें तो कहेंगे बेलजी भाई की एफपीओ बहुत पैसा ले रही है, इतना पिछले साल से रेट बढ़ गया। मत वो, मैं तो सन को दूसरे काम के लिए खरीद रहा हूँ। बिना जोताई की खेती में सन का रोल है, उसके लिए खरीद रहा हूँ मैं सन। वापस आए, तिल सरल भी है, तिल उग भी जाता है, समझ रहे हो? तिल कार्बन भी ज्यादा देता है। सवाल ही खत्म हो गया आपका। तो क्लियर? अब आगे हम बढ़ते हैं कि अब जो है आच्छादन और तिल की हरी खाद हो गई। अब क्या हो गया? इससे क्या है, एक ये हो गया। 2 बार आप ये करो। कितने बार? 2 बार। हाँ, ज्यादा है तो 3 बार, 2 से 3 बार कितना कर लो, है ना? आपका ठीक हो गया। पीएच, ईसी और कार्बन। समस्या बहुत बड़ी थी, समाधान कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। फिर मिट्टी का कठोर होना, ये बहुत बड़ी समस्या है। कठोर होना और सूक्ष्म तत्वों की कमी, एक साथ लिख देता हूँ। सूक्ष्म तत्वों की कमी, दोनों बहुत बड़ी समस्या है कि नहीं है? कठोर हो रहा है मिट्टी तो अंदर जड़ नहीं जा रही है, ठीक है, जीवाणु नहीं है, खरपतवार, तमाम समस्या कठोर होने का है। और सूक्ष्म तत्व नहीं है तो भी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। बीमारी बढ़ रही है, उपज घट रही है, हलाकान है किसान। तो दोनों समस्या बड़ी है कि नहीं है? कितनी बड़ी? इतनी की इतनी? हाँ, बहुत बड़ी है। हाँ, ये मैं इसलिए कर लेता हूँ कि आप जरा जगते रहो, ठीक है, इसलिए कर लेता हूँ। तो वापस हम आ रहे हैं, ये जो बड़ी बड़ी समस्या है इसके समाधान के लिए थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा। काम क्या करना है आपको कि सबसे पहले तो क्या है, कठोर मिट्टी को तोड़ने का काम करता है पत्थर का चूरा। कौन काम करता है? अगर पत्थर का महीन चूरा मिट्टी में डाल दोगे तो बारिश में जब पैर रखोगे मिट्टी में तो पैर अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। ठीक है। उस पत्थर के चूरे में जो मैं रिकमेंड कर रहा हूं, मैं एक विशेष रॉक फॉस्फेट रिकमेंड कर रहा हूं, ठीक है। ये रॉक फॉस्फेट क्या करेगा, ये पत्थर का चूरा ही है और इसमें लगभग जो है 16% के आसपास फास्फोरस है। फास्फोरस मतलब डीएपी। तो आपको डीएपी भी मिल गया और पत्थर जो है कठोरता भी टूट गई।
इसको मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो सोल जो है सोल एजेंसी देती है, ठीक है। सोल वेबसाइट से ही आप रॉक फॉस्फेट लेना। अभी कुछ लोगों ने जब मैं रॉक फॉस्फेट रिकमेंड किया तो कहाँ से ले आए? राजस्थान से। उसमें क्या है? मिट्टी है। तो मिट्टी में जब पत्थर मिलेगा तो उसका जो है कड़कपन बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा, उल्टा हो गया। इसलिए आपको पत्थर वाला रॉक फॉस्फेट लेना है, मिट्टी वाला नहीं लेना। बल्कि का अगर फास्फोरस ज्यादा है तो भी मत लेना, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है? मिट्टी की कठोरता को तोड़ना। तो आपको क्या करना है? पहले 2 जुताई कर दो, ढेले हो तो ढेले तोड़ लो, और फिर 1 या 2 टन रॉक फॉस्फेट डाल के फिर से हल्का रोटावेटर चला। वो तो गीली मिट्टी दे रहे हैं जी उदयपुर में। अरे तो मैं गीली भी नहीं बोल रहा हूँ, गीली तो लेना ही नहीं। मैंने क्या बोला? पत्थर का चूरा। सोल में रॉक सॉइल के नाम से मिलेगा। क्या नाम से मिलेगा? हाँ, वापस क्लियर हुआ? फास्फोरस का फास्फोरस मिला और मिट्टी की सतह टूटी। अब सतह आपको जिंदगी में एक बार तोड़ना है कि हर साल तोड़ना है? एक बार। बाकी तो बैक्टीरिया तोड़ देंगे, बाकी थोड़ा बहुत बचेगा वो कौन तोड़ देंगे? आपने मेरे वीडियो देखा होगा, मैंने कुछ किसानों को डाला, मिट्टी बिल्कुल मक्खन हो गई है। देखा कि नहीं देखा? हाथ से निकाल रहे हैं मिट्टी, काली मिट्टी हाथ से निकाल रहे हैं, मक्खन हो जाती है मिट्टी। बस जो बोल रहा हूं उतना उतना करते जाओ। अभी सूक्ष्म तत्वों की कमी है, तो साथ में क्या करना? सूक्ष्म तत्व होते हैं लाल चीजों में, लाल मिट्टी में। लाल मिट्टी में क्या होता है? पोटेशियम होता है, आयरन प्रचुरता में होता है, मैग्नीशियम होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है। तो आपको क्या है? 1 से 2 टन लाल मिट्टी डालना है। क्या डालना है? अगर अपने पास देखो मिट्टी तो 4-5 रुपए किलो मिलती है, गेरू बहुत महंगी नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्ट लग जाता है 5-7 रुपए, या कोरियर से बुलाओगे 13 रुपए लग जाएगा। तो जो डालना है सो डालना है। अब आप कैसे बुलाते हो आप पर तय है। भाई मेरे पास पैसे नहीं है, अब जैसे हमको कोई बीमारी होगा, डॉक्टर के पास जाके बोले पैसे नहीं है, तो काम होता है क्या? पैसे नहीं है, दूसरी समस्या है, उसको हल अपन सोचेंगे। मैं तो लोगों को कहता हूँ कर्जे लेके कर लो खेती, क्योंकि मेरी टेक्निक में उपज आना ही है। आपको आएगा तो भर देना। अभी तक तुमने कार के लिए कर्जे लिए, आपने काय के लिए कर्जे लिए? मकान बनाने के लिए। अब एक बार और ले लो खेत के लिए, खर्चा कुछ नहीं है। मिट्टी कितने रुपए किलो मिलती है? 3 रुपए किलो, 4 रुपए किलो। कहाँ मिलेगी? तो ये रॉक फॉस्फेट ले आओ, मिट्टी की कठोरता तोड़ने के लिए। अगर वो सब को उपलब्ध नहीं हो उसका, तो यहाँ से अंदर की राख से भी तो पहले कराया करे नहीं गुजरा। तो पुरानी मिट्टी की बात आ रही है। 500 किलो से सुधार खातिर राख नहीं डालना। राख का अपना एक रोल है। नहीं, सही पूछा आपने। मेरे को हिंदी में बताओ क्या समस्या है? क्या सेलर की राख होती है ना, सेलर होता है धान का जो। हाँ ठीक है, समझ के बैठ जाओ। क्या होता है राख? क्या होता है राख? बैक्टीरिया नाशी है। क्या है राख? क्या है? बैक्टीरिया नाशी है। कोई भी राख बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, इसलिए 2 बोरी से ज्यादा राख नहीं डालना। देखिए राख में फास्फोरस पोटास बहुत होता है, 97% होता है राख में फास्फोरस और पोटास। कितना परसेंट? लेकिन 97% के लालच में आपने एक अगर ट्राली डाल दिया तो वहां अगले 2 साल तक पौधे में ग्रोथ नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? क्योंकि बैक्टीरिया काम नहीं करेंगे तो ग्रोथ आना ही नहीं है। इसलिए 2 बोरी से ज्यादा राख नहीं डालना। ऐसे हर फसल में 2-2 बोरी डाल सकते हो, 8-10 बोरी, 8-10 बोरी डाल सकते हो। 2 बोरी यानी ज्यादा से ज्यादा 50 किलो। ठीक है। और ऊपर से जो बड़े भट्टे हैं, जो बड़े प्लांट, उनकी नहीं डालना, वो राख निगेटिव होती है। क्या होती है? हाँ, मैं जो बात कर रहा हूँ चूल्हे की राख या गुड़ की भट्टी की राख, ऐसी राख चलेगी। शुगर मिल की राख नहीं चलेगी। आपने देखा होगा शुगर मिल जहाँ राख डालता है वहाँ अगले 10 साल तक कोई पौधा नहीं उगता। हाँ कि ना? क्योंकि वो भारी निगेटिव होती है, और जब राख होगा वहाँ जीवन खत्म हो जाता है बैक्टीरिया का। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ
फिर लाल मिट्टी में क्या है, देखो मिट्टी इस प्रकृति की सबसे उपजाऊ फर्टिलाइजर है। हाँ, देखो मिट्टी इस प्रकृति की सबसे उपजाऊ फर्टिलाइजर और सबसे सुविधाजनक और सबसे प्यारा फर्टिलाइजर कौन है? मिट्टी है। इसलिए मैं मिट्टी डलवा रहा हूँ, और नहीं तो मेरे को कोई कंपनी कमीशन दे रही होती तो मैं उनका रिकमेंड करता अभी। गुरुजी लाल मिट्टी का मतलब गेरू। हाँ, गेरू मतलब लाल मिट्टी, लाल मिट्टी मतलब गेरू। और गेरू नहीं भी है तो भी विदर्भ में लाल मिट्टी के बड़े खदान निकलते हैं। बुलवा लो एक ट्रक 30-35 टन। विदर्भ यानी महाराष्ट्र का जो वो इलाका विदर्भ कहलाता है, अकोला वगैरह। भाई मैं आप अच्छा, जिंदगी में एक बार डालना है, ठीक है, तो लगाओ गणित, बनाओ कि हम इकट्ठे कैसे बुलाएं, करो पैसा इकट्ठे, एफपीओ बनाओ, समूह बनाओ, लेके आओ। पर मैं जो समस्या का निदान जो सबसे सरल और सबसे अच्छा है वो मैं बता रहा हूँ। इससे सस्ता और इससे अच्छा और कोई समाधान नहीं है। आगे बढ़ें। अब इसके बाद पीली मिट्टी भी आपको डालना है। क्यों डालना है पीली मिट्टी? क्योंकि पीली मिट्टी में सल्फर होता है, पीली मिट्टी में मैग्नीज होता है, पीली मिट्टी में बोरान होता है। तो ये जो है पीली मिट्टी भी डालना। ये पीली मिट्टी भी कटनी के आसपास मध्य प्रदेश में बहुत है। यहाँ भी आप मैप निकालो, उनको भूगोल वालों को पता होगा पीली मिट्टी कहाँ मिलती है। 5 फुट के नीचे बहुत ज्यादा मिट्टी है जी हमारे पीली। हाँ, तो आप जो 5 फुट के नीचे है ना, तो जो तालाब खोदता होगा या कुआं, ऊपर की मिट्टी अलग करो, जो नीचे की मिलती है वो डाल दो खेत में, और वो आप एक ट्राली में डाल दो 3-4 टन, तो मिट्टी जो है बाग बाग हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? जब आपके नीचे पीली मिट्टी है तो वही पीली मिट्टी को ऊपर डालना। हाँ, आप क्या जो तालाब खोदता होगा या टैंक खोदते हैं, तो वो जो टैंक की मिट्टी मैंने देखा पड़ा रहता। मैं इधर से आया, कहाँ से? ये इधर से आया किन्नू वाले क्षेत्र में, फजिल का होते हुए, तो लोगों ने मिट्टी खोद के रखा है। मेरी बात सुनो जरा, बात मत करो। उसमें से एक किसान के खेत में मैंने देखा बाग बहुत अच्छा है। तो हमने पूछा, किसान का नाम है अपने रणजीत जो है जोराड़ जी। उनको मैंने पूछा कि रणजीत जी आपका ये खेत बड़ा अच्छा है। तो गुरुजी बोले ये राज की बात है। मैंने बताओ सही। बोले जो हमने टैंक बनाया था वो मिट्टी रखने की फेंकने की जगह नहीं थी हमारे पास, तो हमने पूरे खेत में एक लेयर से बिछा दी। कितना लेयर बना? 3 फुट का। वहाँ के 70-80 पौधे ऐसे चल रहे हैं, कुछ हरा कच्च। मैंने अब देखो वो बाकी खेत निगेटिव है, वहाँ देखो कैसा है, और यहाँ तुमने अच्छी मिट्टी डाल दी तुम्हारे ही खेत की, तो ये फसल देखो कैसा है। वो मिट्टी की जांच कराए, ताकतवर मिट्टी। जो मिट्टी ताकतवर है वहाँ की फसल अच्छी है। मेरे साथ जो 4-5 दिन घूमते हैं उनको ये बात सिरे से समझ में आ जाता है अच्छे से। जहाँ मिट्टी निगेटिव फसल अच्छी, वहाँ खराब ही है। जहाँ की मिट्टी अच्छी वहाँ, तो आपके खेत में निगेटिव हो तो उसी को निकालो, और ज़्यादा निकलता हो तो उधर भेजो जहाँ पीली मिट्टी नहीं है। ये एक आध आदमी यही काम करो, मिट्टी खोदो बेचो। जब पीली मिट्टी है तो दो। उस पीली मिट्टी में बहुत से, और उसी पीली मिट्टी के कारण आपके यहाँ गन्ने में टेस्ट बहुत अच्छा आता था, क्योंकि टेस्ट आता है सल्फर से। टेस्ट किससे आता है? हमारा जीव जो टेस्ट लेता है, पहला जो अणु लेता है ना, वो सल्फर का लेता है। और आपके यहाँ सल्फर वाली मिट्टी बहुत थी, इसीलिए आपके यहाँ गन्ना जबरदस्त होता था पहले। 1200 कुंटल गन्ने का विज्ञान है, 1200 कुंटल पर एकड़ का। ये आपके इसी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं। और पीली मिट्टी में सल्फर होता है, इसलिए उस गुड़ में टेस्ट भी था, और उस गुड़ का खांड अच्छा बनता था, बुरादा। आप समझ रहे हो ना? तो निकालो पीली मिट्टी, जमीन के ऊपर डालो। आपके पास है तो 2 टन डाल दो, क्या दिक्कत है? क्लियर हुई बात मेरी? आगे बढ़ें। अब यहाँ पर जो है कुछ सफेद मिट्टी भी डालो, पर आप मत डालना, क्योंकि आपके यहाँ सफेद मिट्टी बहुत है। जिप्सम बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? जिप्सम। ये भी डाल दो। ये 4 तरह की चीजें हो गई, तो मिट्टी में पूरे 108 तत्व आ गए। तो शुरुआत करो आधा टन से। इस बार आधा टन डाल दो, अगले बार
आधा टन डाल देना अगली फसल में। बस जीवन में एक बार ये कोर्स पूरा करना है। तीनों मिट्टी आधा आधा करूंगी। हाँ, कंसेप्ट क्लियर? हाँ जी, गुरुजी कोई ऐसी विधि है जैसे मिट्टी पर डालने की बजाय जो बागवानी कर रहे हैं किसान, जड़ें मिट्टी तक चली जाए, पीली मिट्टी तक, जड़ें नीचे जाने के ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं, और ये टेक्नोलॉजी हाइब्रिड विज्ञान की है और वो खतरनाक है, मतलब ठीक नहीं है। हमारे जितनी जड़ देखते हो देसी, इनकी जड़ जो है झाड़ी नुमा ऐसी निकलती है। एक होती मूसला जड़ और एक होती झगरा जड़। हमारे भाषा में झगरा मतलब ऊपर ऊपर रहती है और एक होती मूसला नीचे नीचे। जितने हाइब्रिड धान हैं इनकी नीचे जाती है और फसल अच्छी मिलती है क्योंकि नीचे जो मिट्टी अच्छी है। तो बीज की विशेषता नहीं, उसकी जड़ की विशेषता है। हाइब्रिड वालों ने क्या किया, जड़ को कहाँ भेज दिया, 6 इंच के नीचे, इसलिए उपज ज़्यादा मिल रही है। और वहां से उन्होंने नर बीज निकाल लिया तो हर साल खरीदना पड़ रहा है। तो आपको जड़ नीचे जाने की नहीं, ऊपर ही जड़ रहे हैं वो। तो हमारे जितने देसी बीज थे इनके जड़ झगरा जड़ मतलब ऊपर ऊपर रहते हैं और ऊपर की मिट्टी ही ऑक्सीडाइज होती है। क्या होती है? और नीचे की मिट्टी जो है वो, जैसे आपको आयरन चाहिए तो आयरन घिस के खाओगे कि आयरन का लिक्विड जो है आयरन ऑक्साइड यानी द्राक्षासव पियोगे? द्राक्षासव पी के आयरन बढ़ाओगे? सीधे आयरन तो नहीं खा सकते आप। तो जो जमीन के अंदर से जो माइक्रोन्यूट्रिएंट उठा रहे हैं वो फसलें ठीक नहीं है स्वास्थ्य के लिए। आगे बढ़े तो आपको ये करना ही है और कोई इसका विकल्प नहीं है। मैंने छोटे छोटे विकल्प बनाए हैं, भस्म रसायन बनाया, अणु जल बनाया है और भी छोटे छोटे मैंने फार्मूले बनाए हैं जरूर। वो इसके लिए है, इमरजेंसी के लिए। किसके लिए है? इमरजेंसी। हाँ, कि नहीं बुला पाए तो छोटे छोटे फार्मूला भी आपको देता हूँ, ठीक है। पर अभी ये मान लीजिए भूमि उपचार का जो कोर्स है वो ये दोनों समस्या किससे समाधान होंगे? आधा टन राख, ये आधा टन और बाद में आधा टन, ऐसा करके 2 बार डालो। आगे बढ़े, समझ गए? हाँ। पैसे नहीं है जरूर, मैं कई किसानों के पास शिकन देख रहा हूँ, पर चिंता मत करो, मैंने बोला है कर्जा लेके ला लेना, नहीं निकली फसल तो मेरे पास आना, ठीक है? हाँ, ब्याज का पैसा मिल जाएगा। आगे बढ़े। हाँ ठीक। अब पानी नहीं ठहरता, इस समस्या को कैसे ठीक करोगे? या पानी की कमी भी लिख लेता हूं, खेत में पानी की कमी। अरे जो पानी रुकता है वो कौन सा है पता है? वो कठोर मिट्टी का पानी रुकता है। पानी वाष्पा बननी चाहिए। पौधा पानी नहीं पीता, पौधा वाष्प पीता है, वाष्प और वायु। तो ये वाष्पा। और दूसरा है पानी का जो है पीएच और उसका जो टीडीएस उसका ठीक ना होना, खारा होना। ये सारी समस्या का हल लिखो। इसमें जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रहा हूं मैं, अभी रुक जाओ मत मिटाओ। ये सारी समस्या का हल, ठीक है? 1 घंटा हो गया क्या? हाँ, हमको तुलसी काढ़ा दो इसमें का। सारी समस्या का हल क्या है? ये सारी समस्या पानी संबंधित, ठीक? इसका समाधान, अभी रुक जाओ जरा। एक स्टील का ग्लास है यहाँ पर, ठीक है? चलो वो बाद में करता हूँ, नहीं तो विषय बदल जाएगा। तो अभी पानी की कमी और ये है, तो आपको क्या करना है कि जमीन में पानी नहीं है, पहले उससे शुरू करो। तो आपको हर अमावस्या पूर्णिमा 100 ग्राम अग्निहोत्र भस्म और 10 लीटर गौमूत्र को 10 लीटर पानी में मिला के हर अमावस्या पूर्णिमा सुबह के समय में डालना है। ट्यूबवेल में डालना है। उससे क्या है, ट्यूबवेल जो जहाँ पर 5 HP का 2 HP का मोटर नहीं चलता वहाँ 5 का चलने लगेगा 6 महीने बाद। 100 ग्राम अग्निहोत्र भस्म और 10 लीटर गौमूत्र। 10 लीटर गौमूत्र। हाँ, 10 लीटर पानी मिलाओ और डाल दो कुएं में, ट्यूबवेल में। गौमूत्र पुराना हो या नया हो? नया सब चलता है, नया पुराना सब चलता। भस्म अग्निहोत्र भस्म, हाँ बताता हूँ, अग्निहोत्र भी लिख लो बस।
और चलो फटाफट करो भाई आगे। अभी क्या है, अब पानी का TDS ठीक नहीं है, पानी खारा है, पानी से जो है पानी में दिक्कत है, तो क्या करना है, हर एकादशी को, इसको हर एकादशी को पानी अगर खारा है, पानी कड़वा है, पानी का TDS ज़्यादा है, तो हर एकादशी को आधा लीटर गाय का दूध और 10 लीटर जैव रसायन, ये दोनों को मिला के डालना है। कभी भी डाल दो सुबह शाम।